मैं सबसे निचले तबके से आता हूँ और अपनी गरीबी मिटाने के लिए मैं मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चला। एक और चेले के लिए मैंने 10 साल तक जानवरों की तरह काम किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का एक मौका मिलेगा। लेकिन जब उन 10 सालों का वादा पूरा होने का वक्त आया तो मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे एक पुअर डिसाइपल मार्शल आर्ट्स बैन का फरमान थमा दिया और मुझे मार्शल आर्ट्स स्कूल से बाहर निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि मेरे जैसे निचले दर्जे के इंसान के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से उसे घिन आती है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने इस फैसले पर बहुत जल्द पछताने वाला है। उस वक्त वो लंबे चोगे वाला आदमी बड़ी बेरुखी से बोला था, तुम जैसे लोगों को अपने साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते देखकर मुझे लगता है जैसे मार्शल आर्ट्स गंदा हो गया है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन सीनियर ब्रदर, आपने तो खुद मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 10 साल काम करूंगा तो आप मेरी सिफारिश एक मास्टर से करेंगे। आप तो मशहूर जेंटलमैन सॉर्ड है, आपकी जबान की तो कीमत होनी चाहिए। जब आपने वादा किया था तो ठीक है, मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कह देता हूं, तुम्हारे बर्ताव में खोट है। तुम टेस्ट में फेल हो गए हो और तुम्हें मार्शल आर्ट स्कूल से निकाल दिया गया है। मेरे बर्ताव में खोट है, यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये तो बस मुझे निकालने का एक घटिया बहाना था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। ये जो खुद को जेंटलमैन सॉर्ड कहता है, इसने कभी भी अपना वादा निभाने का सोचा ही नहीं था। चलो, हम एक ही स्कूल में रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बात बता देता हूं। 1 महीने बाद वुहांग में एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है जो निचले तबके के लोगों की किस्मत तय करेगा। तुम भी उसमें हिस्सा ले सकते हो, पर अगर तुम निचले दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से 3 मैच नहीं जीत पाए तो तुम्हें स्कूल में आना तो दूर, घर पर भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। अपने घर पर भी तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके ये आखिरी लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। और हाँ, मैं उस कंपटीशन में शी फैमिली की तरफ से लड़ूंगा और मैं किसी भी निचले दर्जे के इंसान को जीतने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेंटलमैन सॉर्ड की इस बात ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। क्या मैं सच में अब कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा? मुझे याद नहीं कि मैं उस स्कूल से कैसे बाहर आया। सब कुछ जैसे बेजान और बेरंग हो गया था। मैं बस बिना किसी होश के चलता रहा जब तक मेरी नजर मेरे जाने पहचाने डोर प्लेट पर नहीं दड़ी। तब तक मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। मैं घर पहुंच गया था, पर मैं अपने पापा को अपनी परेशानी नहीं बता सकता था। अहोंग, तुम आ गए, चलो खाना खा लो। रोज की तरह मैं बैठ के खाना खाने लगा। अंदर से इतना दुख था कि गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था, पर मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझे खाना बहुत पसंद आ रहा हो। मुझे पता था कि ये खाना मेरे पिता ने सुबह से रात तक रिक्शा खींचकर कमाया है। इतने सालों से उन्होंने चुपचाप इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? मैं क्या जवाब दूं? बहुत अच्छी। सीनियर ब्रदर ने कहा कि मुझ में बहुत टैलेंट है और उन्होंने वादा किया है कि अगले महीने वो मुझे एक मौका दिलाएंगे, मुझे थकावट ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी भी दे दी है। वाह, मुझे पता था कि मेरा अहोंग एक जीनियस है। तुम पक्का बहुत कामयाब होगे। मेरे पिता इतने पतले हैं जैसे कोई कागज हो। मुझे नहीं पता कि वो भारी रिक्शा कैसे खींच लेते हैं। उनकी थकी हुई आंखों में उस वक्त एक सच्ची खुशी थी। पापा, आप भी इतना काम मत किया करो। जब मैं मास्टर बन जाऊंगा तो हम एक बड़ा और साफ घर लेंगे और आप आराम करना। अहोंग, तू भी ज्यादा मेहनत मत कर, कोई जल्दी नहीं है। अपने पिता की वो गर्व भरी मुस्कान देखकर मैंने अपने आंसुओं को बहने से रोका। मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकता था कि 1 महीने बाद मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मार्शल आर्ट्स गॉड असेंशन फेट, मार्शल आर्ट्स गॉड असेंशन इफेक्ट 1। आज से मेरी 1 दिन की प्रैक्टिस 1 साल के बराबर होगी। इफेक्ट 2, मेरा मार्शल आर्ट्स कभी कमजोर नहीं होगा। मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ूंगा और मेरे तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। 1 दिन में 1 साल की पावर, अगर मैं 1 साल प्रैक्टिस करूं तो वो 300 to 400 साल की पावर के बराबर होगी। फिर भले ही मेरे अंदर कोई खास टैलेंट ना हो, तब भी मैं एक टॉप लेवल एक्सपर्ट बन सकता हूं। मुझे आखिरकार अपने घर की किस्मत बदलने की उम्मीद मिल गई थी। मुझे इसे अभी आजमाना है। खाना खाने के बाद मैं सीधा दूसरी मंजिल पर बने अपने छोटे और पुराने प्रैक्टिस रूम में गया। मैं सामने रखे सन बैग को घूरने लगा। चलो देखते हैं कि ये फेट कितना ताकतवर है। उस छोटे से कमरे में सन बैग पर पड़ने वाले मुक्कों की भारी आवाज गूंजने लगी। बाजी कान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 21%। ये वो लेवल था जहां तक मैं अपनी खुद की मेहनत से पहुंचा था। मैंने बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन अभी जब मैंने ये मुक्का मारा तो मेरे दिमाग में अचानक से बहुत सी बातें समझ में आने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में मैंने इस मुक्के को सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया हो और उसे बेहतर बनाया हो। बाम, जब मैंने दूसरा मुक्का मारा, इस बार सैंडबैग साफ साफ हिलता हुआ दिखा। जाहिर है इस मुक्के में ज्यादा पावर थी। बाजीकॉन ट्रेनिंग प्रोग्रेस 22%। फिर से मैंने अपना पोस्चर ठीक किया और फिर से मुक्का मारा। जैसे ही मेरा मुक्का सैंडबैग से टकराया, सैंडबैग जोर से हिला और उस पर एक हल्का सा निशान
पहलवान बन गया। पिछले मुक्के से इसकी पावर और भी ज्यादा थी। बाजीकान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 23%। ये तो साफ साफ तरक्की थी। ये एहसास पहले से बिल्कुल अलग था। जब मैं अंधेरे में तीर मार रहा था, मुझे इसमें मजा आने लगा। बूम बूम बूम। हर मुक्के के साथ वो भारी सैंडबैग, जिसे पहले हिलाना मुश्किल था, अब मेरे मुक्कों की ताकत से जोर जोर से हिल रहा था और झूल रहा था। धीरे धीरे वो मेरे मुक्कों के आगे एक खिलौने जैसा बन गया। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये एहसास कि हर मुक्के के साथ मैं और ताकतवर हो रहा हूं। मुझे इसका नशा सा हो गया। जब तक मुर्गे की बांग नहीं सुनाई दी, तब तक मुझे होश नहीं आया। भूख के मारे मेरी आंखें धुंधला रही थी। मैं जल्दी से किचन की तरफ भागा और जो भी बचा हुआ खाना मिला उसे जल्दी जल्दी खा लिया। एक बड़ा कटोरा खाने के बाद पेट में थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन शरीर में अभी भी हल्की हल्की भूख महसूस हो रही थी। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और साथ ही मेरा पेट भी। मैंने सुना है कि जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जैसे जेंटलमैन स्वॉर्ड जब मिंगजिंग लेवल पर पहुंचा था, तो वो एक बार में मेडिसिनल फूड के 2 बड़े कटोरे खा जाता था। अभी मेरी भूख जेंटलमैन स्वॉर्ड के उस वक्त के लेवल जितनी तो नहीं थी, लेकिन हमारे बीच का फासला काफी कम हो गया था। मैं कल रात से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। सिर्फ एक रात में इतना बड़ा बदलाव सच में कमाल है। फिर मैंने पैनल की तरफ देखा। बाजीकान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 62%। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो आज ही मैं मिंजिंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा और वो कंपटीशन जो मेरी किस्मत तय करेगा। उसमें अभी 29 दिन बाकी है। कल उस जेंटलमैन स्वॉर्ड की कही हुई बेरुखी भरी बातें मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी। कल की सब बातें याद करके मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया। 29 दिन बाद उस कंपटीशन में मैं जिनमैन के सारे मार्शल आर्टिस्ट के सामने उस जेंटलमैन स्वॉर्ड को पीट पीट कर मार डालूंगा। तभी मुझे अपने उस छोटे से लिविंग रूम से किसी के हंसने और बात करने की आवाज आई। वो आवाज हमारी पुरानी पड़ोसन आंटी वू और उनकी बेटी जांग तिंग की थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया। असल में जांग तिंग ने जिनमैन्स नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वो विदेश से जिनमैन वापस आई थी, इसलिए वो हमसे मिलने आ गई। वुमेन्स नॉर्मल स्कूल। मैं थोड़ा हैरान हुआ। जो वहां एडमिशन ले ले उसे लोग बहुत होशियार मानते हैं। वो कोई आम इंसान नहीं होती। और मेरे पिता जिस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी और जांग तिंग की जोड़ी बनाना चाहते हैं। भले ही हम दोनों की प्रजाई और रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था और हमारी जोड़ी किसी भी तरह से मेल नहीं खाती थी, लेकिन मेरे पिता के लिए उनका बेटा ही सबसे बेस्ट था। थोड़ी देर बाद मेरे पिता और आंटी वो कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। जब तुम 9 साल के थे तभी तुम मार्शल आर्ट स्कूल चले गए थे। अब तुम्हारा ये अंदाज देखकर लग रहा है कि तुम किसी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जैसे दिखते हो। तुम तो मिंजिंग लेवल पर पहुंच ही गए होगे। लियांजिंग, मिंगजिंग, आंजिंग और हुआजिंग, ये मार्शल आर्ट्स के 4 मशहूर लेवल्स हैं, जिनमें अगर कोई मिंजिंग लेवल तक पहुंच जाए तो उसे एक्सपर्ट माना जाता है। ऐसे लोग 1000 में एक होते हैं। और आंजिंग लेवल, वो तो 10,000 में से कोई एक ही पहुंच पाता है। मिंजिंग में अभी थोड़ी कसर है, पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। सच कहूं तो मैं अभी मिंजिंग लेवल पर नहीं था। अभी तक मिंजिंग नहीं पहुंचे। जांग तिंग की आंखों की वो चमक अचानक से फीकी कर दी। वो थोड़ी निराश लग रही थी। मैंने सुना है कि मिंजिंग से पहले के लियांजिंग लेवल के 4 हिस्से होते हैं। ताकत पैरों से शुरू होती है, कमर से कंट्रोल होती है, रीढ़ की हड्डी से गुजरती है। तुम तो कम से कम चौथे लेवल पर पहुंच ही गए होगे। नहीं, भी सिर्फ दूसरे लेवल पर हूं। मेरी बात सुनकर जांग तिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को बहुत मानती थी और वो चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया से हो, जो उसे सेफ फील करा सके। शुरू में जब उसने मेरा वो शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज देखा था तो उसे लगा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं, लेकिन ये तो 19 साल का हो गया है और अभी भी सिर्फ दूसरे लेवल पर है। अगर इसे चारों लेवल पार करके मिंजिंग तक पहुंचना है तो ये तो 30 साल का हो जाएगा। जांग तिंग की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मेरे पिता जो हम दोनों को मिलाना चाहते थे, जांग तिंग को लगा कि ये अब मुमकिन नहीं है, तो उसने मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करना भी ठीक नहीं समझा। इसके बाद हम दोनों ने बस फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बातें की। फिर जांग तिंग अपनी जगह से उठी और बड़ी तमीज से मेरे घर से चली गई। उस लबी के जाने के बाद, जो शायद मेरी पहली डेट हो सकती थी, मैं वापस अपने उस छोटे से प्रैक्टिस रूम में आ गया और अपने उस पुराने सैंडबैग पर फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। पैनल पर मेरा स्टेटस लगातार बदल रहा था। मुझे बाजीकान और भी गहराई से समझ आने लगा था। बस 1-2 घंटों में ही मेरी रीढ़ की हड्डी जो पहले अकड़ी हुई थी, वो अब बहुत फ्लेक्सिबल हो गई थी। देखते हैं इसका क्या असर होता है। इस बार जब मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो सिर्फ मेरी कमर का जोर ही नहीं था, बल्कि मेरी रीढ़ की हड्डी भी एक बड़े से ड्रैगन की तरह खिंच रही थी और मुड़ रही थी। वो बहुत ही असरदार तरीके से काम कर रही थी। कमर के घूमने से जो ताकत पैदा हुई वो सीधा मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से में आ गई। बैम! सैंडबैग पर जो मेरे मुक्के का निशान था वो अब 1 इंच से गहरा होकर 1.2 इंच हो गया था। बाजीकान ट्रेनिंग प्रोग्रेस
80%। मुझे अब सब समझ आ रहा था। बाजीकान के पहले 3 लेवल्स जो पैरों की ताकत, कमर का बैलेंस और रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट से जुड़े थे, वो सब मुझे अच्छे से आ गए थे। अब बस मुझे आखिरी लेवल यानी हाथों से ताकत बाहर निकालना सीखना था और फिर मैं पूरी तरह से मिंजिंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा। दोपहर हुए काफी वक्त हो गया था। मैं किचन में गया कि कुछ बन या ब्रेड गरम कर लूं ताकि भूख मिटे। जब मैं लिविंग रूम से गुजर रहा था तो मुझे अंदर से अपने पिता और आंटी वू की आवाजें सुनाई दी। मैंने अभी अभी जेनवू मार्शल आर्ट स्कूल में पता करवाया है। आहोंग को वहां से निकाल दिया गया है और वो कभी वहां का ऑफिशियल डिसाइपल था ही नहीं। वो तो बस एक नौकर की तरह काम कर रहा था। कोई भी मास्टर उसे सिखाने को तैयार नहीं था। मेरे पिता काफी देर तक चुप रहे। फिर उनकी भारी आवाज सुनाई दी जब आहोंग ने मुझे बताया था कि वो स्कूल में खुश है और उसे ऑफिशियल डिसाइपल बना लिया गया है। मुझे तभी समझ आ गया था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि वो इतने सालों से मुझसे झूठ ही बोल रहा है। वो स्कूल में बहुत तकलीफ में था। मैं उसके उस सीनियर जेंटलमैन स्वॉर्ड को जानता हूं। मैं हर साल उसे पैसे देता था सिर्फ इसलिए कि वो आहोंग का थोड़ा ख्याल न भी रखे तो कम से कम उसे परेशान न करे। ब्रदर हो, मुझे पता है कि आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? 1 महीने बाद तो वो कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। आहोंग अब छोटा नहीं रहा। आप कब तक उसके साथ इस झूठ का नाटक करते रहेंगे जब तक वो खुद सच्चाई को मान न ले? इस लड़के को बॉक्सिंग से बहुत प्यार है, बचपन से ही इसे इसका शौक है, लेकिन मैं तो बस एक मजदूर हूं। मुझ में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसके लिए कोई अच्छा मास्टर ढूंढ सकूं। मेरे पिता की आवाज भर्राई हुई थी। मैं उसके लिए सिर्फ इतना कर सकता था कि उसके इस नाटक में उसका साथ दूं। इन दिनों मैंने उसके लिए रिक्शा कंपनी में एक काम ढूंढा है। जब वो सच्चाई को मान लेगा तो वो काम पर चला जाएगा। अपने पिता की इस उदास आवाज को सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं चुपचाप वहां से पलट गया और अपने उस छोटे से प्रैक्टिस रूम में वापस आ गया। मिंजिंग लेवल तक पहुंचने में अब सिर्फ एक कदम दूर था। मैं किसी अलग ही दुनिया में खो गया था। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। मैं बस एक के बाद एक मुक्के मारता जा रहा था। मेरा हर मुक्का अभी सैंडबैग को ठीक से दबा भी नहीं पाता था कि मेरा अगला मुक्का उसी जगह पे जाकर लगता और उस निशान को और भी गहरा कर देता। 1.2 इंच, 1.3 इंच, 1.5 इंच, वो निशान गहरा होता जा रहा था और वापस अपनी जगह पर नहीं आ पा रहा था। मैं किसी पागल की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी बॉक्सिंग स्किल्स एक अलग ही लेवल पर तेजी से बढ़ रही थी। बाजीक्वान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 98%, बाजीक्वान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 99%। और फिर एक पल ऐसा आया जब अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने जोर से अपने पैर पटके। बाजीकान की वो खतरनाक और भारी पावर एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। मेरी मुट्ठी से एक तेज हवा का झोंका निकला। बूम! उस सैंडबैग में एक गहरा गड्ढा बन गया और वो मुक्के के जोर से फट गया। हवा में धूल उड़ रही थी। मिंजिंग लेवल कंप्लीट। बाजीकॉन मिंजिंग प्रोग्रेस 1/600। आज से मैं सच में मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक हिस्सा हूं। 10 साल की मेरी वो मेहनत और परेशानी आखिरकार मैं मिंजिंग लेवल पर पहुंच गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारी घुटन बाहर निकल गई हो। मैं बहुत खुश था। उस छोटे से प्रैक्टिस रूम से धूल साफ करने के बाद मैं सीधा पास की एक मेडिकल शॉप पर गया। मैंने बाहर लगाने वाली दवाई के 2 डिब्बे खरीदे। आम लोगों के लिए ये 2 साल की दवाई थी। इन सब के लिए मुझे 100 सिल्वर कॉइन्स देने पड़े, जो मेरे पिता की पूरे साल की कमाई थी। मेरे जैसा गरीब इंसान इतने पैसे कहां से लाता? मेरे पास एक ही रास्ता था। मेरी मां का दिया हुआ वो जेड ब्रेसलेट जो मेरे लिए सबसे कीमती था, मैंने उसे गिरवी रख दिया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं 1 महीने के अंदर सारे पैसे और इंटरेस्ट चुका दूंगा, तभी मैं वो ब्रेसलेट वापस ले सकूंगा। फिर मैं वो दवाइयां लेकर पास के एक शांत जंगल में गया। मैंने एक मजबूत सा पुराना पेड़ ढूंढा और फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो सैंडबैग तो फट गया था, इसलिए मुझे उसकी जगह कुछ और तो चाहिए ही था। मिंजिंग लेवल पर पहुंचने के बाद पिछले 10 सालों में मैंने जो कुछ भी मार्शल आर्ट्स के बारे में सीखा था वो सब मैं इस्तेमाल कर चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं। मैंने बस ट्राई करने के लिए एक मुक्का मारा। मेरी आंखों में चमक आ गई, ये काम कर रहा है। जब मैंने ये मुक्का मारा तो मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से बहुत सी बातें आने लगी। बाजीकान मिंजिंग प्रोग्रेस 2/600, बाजीकान मिंजिंग प्रोग्रेस 3/600। हवा में गूंजती मेरे मुक्कों की आवाज के साथ मिंजिंग लेवल पर मेरी पकड़ बहुत ही तेजी से मजबूत हो रही थी। शुरू में तो मैं थोड़ा बार बार कोशिश करने के बाद कोई 10-20 बार में एक बार मैं मिंजिंग लेवल की ताकत से मुक्का मार पा रहा था। 1 घंटे से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अब हर 3-5 मुक्कों में से एक मुक्का मिंजिंग लेवल का होता। जिस मिंजिंग लेवल की शुरुआत को समझने में आम लोगों को महीनों लग जाते हैं, मैंने सिर्फ 2 घंटों में उसे लगभग पार कर लिया था। जेंटलमैन स्वॉर्ड, जो कभी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हुआ करता था, जिसकी ऊंचाइयों को छूना मुझे नामुमकिन लगता था, अब मैं उसे बहुत पीछे छोड़ने वाला था। हमारे
बीच पहले 2 लेवल्स का फासला था और अब वो सिर्फ 1 लेवल का रह गया था और हर गुजरते पल के साथ वो फासला और भी कम हो रहा था। इसके बाद मैंने अपना सारा वक्त उसी जंगल में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए गुजारा। बस जब नींद आती तभी मैं वहां से हटता था। प्यास लगने पर मैं पास के एक कुएं से पानी पी लेता था और जब भूख लगती तो अपने साथ लाए हुए बंस खा लेता था। जब बंस खत्म हो जाते तो मैं पास की एक दुकान से जाकर एक साथ 2 बड़े थैले बंस खरीद लाता। मैं अपने एक एक पल का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। बूम बूम, मेरे मुक्कों की वो भारी आवाज उस जंगल में बार बार गूंज रही थी। मैं पसीने से भीग चुका था पर मेरी पूरी लगन मेरी प्रैक्टिस में थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि पैनल पर 135/600 नहीं आ गया। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और गटागट पानी पीने लगा। नौजवान, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम मिंगजिंग लेवल पर पहुंच गए हो, फिर भी तुम ये बेसिक तरीके क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़कर कर देखा। एक अधेदर उम्र का आदमी लंबे कपड़ों में खड़ा था और उसके पीछे सफेद मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने हुए एक जवान लड़की खड़ी थी। मुझे याद आया कि मैंने इन्हें पहले भी यहाँ देखा है, जब मैं कभी कभी यहाँ प्रैक्टिस करने आता था और अक्सर ये दोनों यहाँ मिल जाते थे। लेकिन उस वक्त इन्होंने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी बिना वजह की परेशानी से बचने के लिए इनसे दूर ही रहता था। शायद अब मैं मिंगजिंग लेवल पर पहुंच गया हूं, इसलिए इस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी है। मेरा कोई मास्टर नहीं है, मैं बस खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। कोई मास्टर नहीं है? उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी और फिर उसने समझदारी से सिर हिलाया। तभी मैं सोचूं कि तुम मिंजिंग लेवल पर पहुंचने के बाद भी बेसिक टेक्निक्स क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तुमने अभी तक बाजीकान के 6 बिग ओपनिंग्स की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। 6 बिग ओपनिंग, ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। उस आदमी का मिजाज काफी अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, 6 बिग ओपनिंग्स बाजीकान का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये 6 हिस्सों में बटा है। डिंग, टॉप, बाव, एम्ब्रेस, दान, सिंगल, टीआई लिफ्ट, क्वा स्टेप और चान एंटेंगल। इनमें से सबसे खतरनाक डिंग होता है। ये अपने कोहनी के वार हार्ट पियर्सिंग एल्बो के लिए जाना जाता है। जब कोई इस कोहनी से वार करता है तो हड्डियां टूट जाती हैं और नसें फट जाती हैं। बहुत कम लोग ही सामने से इस वार का सामना कर पाते हैं। आओ मेरे यहाँ हाथ रखो और मेरी ताकत को महसूस करो। उस आदमी ने हाथ हिला के मुझे बुलाया और मुझे अपने शरीर के उन 2 हिस्सों पे हाथ रखने को कहा जहां से वो ताकत लगा रहा था। शुक्रिया। मुझे समझ आ गया था कि वो आदमी मुझे बॉक्सिंग सिखाना चाहता है। मैंने भी कोई नाटक नहीं किया और बेझिझक उसके शरीर पर हाथ रख दिया। ध्यान से देखना, इसके साथ ही उस आदमी ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। जमीन हल्की सी कांपी और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। उसी वक्त उसकी कमर से एक जबरदस्त ताकत बाहर निकली, जैसे कोई बड़ा सा ड्रैगन करवट ले रहा हो। उसकी कमर और रीढ़ की हड्डी घूमी और वो सारी ताकत सीधे उसके दाहिने हाथ में आ गई और उसने अपनी कोहनी से एक जोरदार वार किया। बूम! वो पुराना पेड़ जोर से हिला। जहां उसकी कोहनी लगी थी वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और पेड़ की छाल टूटकर बिखर गई। कमाल है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जानबूझकर ये पुराना और मजबूत पेड़ चुना था। मैं 2 दिन से इस पर प्रैक्टिस कर रहा था पर इस पर कोई खास निशान नहीं धरा था। लेकिन इस आदमी के हार्ट पियर्सिंग एल्बो के एक वार ने इसमें इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। अगर ये वार किसी इंसान पर पड़ता तो वो भले ही न मरता, लेकिन उसकी हड्डियां जरूर टूट जाती। उस आदमी ने 2-3 बार मुझे वो वार करके दिखाया, फिर वो पीछे हट गया। लो, अब तुम खुद ट्राई करो। ठीक है। मैं उस आदमी के वार को याद करने लगा। पैर पटकना, कमर घुमाना, हाथ उठाना और कोहनी से वार करना। बाजीकान मिंगजिंग प्रोग्रेस 136/600। मेरी आंखों में चमक आ गई। बाजीकान की एक नई टेक्निक सीखने के बाद मेरे पैनल पर मेरा प्रोग्रेस एक पॉइंट बदल गया था। मैंने सही सोचा था। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी मार्शल आर्ट को कितना समझता हूँ। ये सब मेरे पैनल के प्रोग्रेस पर निर्भर करता है। अगर मैं सिर्फ अपने आप से सब कुछ सीखता रहा तो मैं सब कुछ सीख तो जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरा बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर मैं किसी एक्सपर्ट से सीखूंगा तो मुझे खुद से सब कुछ ट्राई करने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे प्रैक्टिस कर पाऊंगा और मेरी स्पीड बहुत बच जाएगी। मास्टर, आपको क्या लगता है कि इसे ये टेक्निक सीखने में कितना वक्त लगेगा? 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने? थोड़ी दूर खैरी वो लगदी मजे लेते हुए पूछ रही थी। शायद वो भी बोर हो रही थी और मुझे देखकर बस टाइम पास कर रही थी। उस आदमी ने अपनी कमर से पानी की बोतल निकाली, एक घूंट पानी पिया और बड़ी बेरुखी से बोला, ये टेक्निक कोई आसान बात थोड़ी है। अगर ये लड़का कम उम्र में मिंजिंग लेवल पर नहीं पहुंचता तो मैं इसे पलट कर भी नहीं देखता। बाजीकान में हार्ट पियर्सिंग एल्बो बहुत मशहूर है, पर इसे सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए ताकत को बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोग इसकी प्रैक्टिस करते हुए गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर उन्हें कोई एक्सपर्ट सही रास्ता ना दिखाए तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में भी अपनी गलती न सुधार पाए। मेरी नजर में अगर ये 1 महीने में भी इसे सीख ले तो ये एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। चलो अब चलते हैं।
कुछ दिनों बाद आकर देखेंगे। वो आदमी अपनी पानी की बोतल वापस कमर पर बांधकर हाथ पीछे रखकर बड़े मजे से जंगल से बाहर जाने लगा। उसने सोचा होगा कि 3-4 दिनों के बाद जब वो वापस आएगा तो मैं तब भी इस टेक्निक को नहीं समझ पाया हूंगा। फिर अगर मैं अपना घमंड छोड़कर उससे मदद मांगूंगा तो वो मुझे थोड़ा और सिखा देगा। कुछ दिनों बाद इसमें क्या देखने वाला है। मास्टर ब्रदर को भी इस टेक्निक को सीखने में 10 दिन लग गए थे, जबकि उन्हें तो पिछली जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता था। क्या ये लगरा मास्टर ब्रदर से भी ज्यादा होशियार है? वो लगरी हंसते हुए बोली, इतनी उम्मीदें मत रखो। तुम्हारे मास्टर ब्रदर कोई आम इंसान थोड़ी हैं। जब मैं जवान था तो वो मुझसे बस थोड़े ही पीछे थे। अपने सबसे बड़े डिसाइपल का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक खुशी सी छा गई। उसका डिसाइपल मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह था। उसने ये टेक्निक 10 दिनों में सीखी थी और ये आदमी जब ये जवान था तो इसने इसे सिर्फ 3 दिनों में सीखा था। उस लगी ने बहुत ही रिस्पेक्ट से पूछा, मुझे लगभग 3। तभी पीछे से मुक्कू की एक बहुत ही तेज और भारी आवाज आई। उस आदमी और लगरी ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने वाले उस पुराने पैर पर कोनी से वार करने का एक बहुत ही गहरा और साफ निशान बन गया था। हार्ट पियर्सिंग एल्बो मैंने सीख लिया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो बस 2 मिनट हुए हैं और इसने ये टेक्निक सीख भी ली। भले ही मैं बाजीकान का सबसे बड़ा मास्टर ली शुक्सिंग हूँ, जिसे लोग गॉड ऑफ स्पीयर कहते हैं, पर आज मुझे अपनी ही काबिलियत पर शक हो रहा है। मास्टर, आप अभी क्या कह रहे थे? आपने ये टेक्निक कितने दिनों में सीखी थी? उस लग्गी ने हैरान होते हुए पूछा। ली शुशिंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे 3 वाक्य बोलने का वक्त लगा था। ये नौजवान काफी अच्छा है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। 3 वाक्य बोलने का वक्त। उस लग्गी ने शक भरी नजरों से देखा। तभी उसने देखा कि उसके मास्टर मुस्कुराते हुए हो योहोंग की तरफ जा रहे हैं। उसका चेहरा एकदम से बदल गया। मास्टर, कहीं आप इसे अपना डिसाइपल तो नहीं बनाने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का तुम्हारा जूनियर ब्रदर बनने के लायक नहीं है? ली शुसिंग ने हंसकर कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर जिनमैन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने एक नया नियम बनाया है। अब कोई भी मार्शल आर्ट्स स्कूल गरीब तबके के लोगों को डिसाइपल नहीं बना सकता। अगर हमने ये नियम तोड़ा तो सारे मार्शल आर्ट स्कूल्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो लगली हो यूहैनहोंग की तरफ देखकर परेशान हो रही थी। ली शुशिंग की आंखों में उस लगले के लिए एक अलग ही इज्जत थी। ये लगरा मार्शल आर्ट्स के लिए ही बना है। इन अमीर गरीब के भेदभाव की वजह से इसका टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन जो भी करेगा मैं सब संभाल लूंगा। वो लड़की चुप हो गई। उसे पता था कि वो अपने मास्टर को नहीं रोक सकती, पर क्या यह सच में इस लायक है? उसने मन ही मन सोचा। तभी ली शुशिंग हो युएहोंग के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, नौजवान, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। क्या तुम गॉड ऑफ स्पीयर ली शुशिंग के स्कूल में शामिल होना चाहते हो? गॉड ऑफ स्पीयर ली शुशिंग, ये नाम सुनकर हो युएहोंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ये आदमी, ये तो एक जीता जागता लेजेंड है। गॉड ऑफ स्पीयर, जो बॉक्सिंग और स्पीयर दोनों में एक्सपर्ट है, जो आज तक कोई मैच नहीं हारा। अगर मैं गॉड ऑफ स्पीयर ली शुशिंग का डिसाइपल बन गया तो उस जेंटलमैन स्वॉर्ड को कंपटीशन में हराने के मेरे चांसेस 20-30% से बढ़कर 98% हो जाएंगे। और मेरे पिता ने मेरे बारे में जो जीनियस होने की कहानी सबको सुनाई थी, वो सच हो जाएगी। मेरे पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हो योहोंग अपने मास्टर को प्रणाम करता है। हो योहोंग को इस बात पर कोई शक नहीं था कि यह आदमी सच में ली शुशिंग बनने का नाटक किया था। उसकी कब्र पर घास भी नहीं उगी थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ली शुशिंग ने खुशी से 3 बार कहा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। आज से तुम मेरे छठे डिसाइपल हो। आओ, ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर फैंग यू है। ये जिनमैन के सबसे बड़े अमीर घराने की बेटी है। अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत पड़े तो इससे मांग लेना। सीनियर सिस्टर। हो योहोंग ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उस लगी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर जब उसके मास्टर ने फैसला कर लिया था तो वो क्या ही कह सकती थी। उसने अपनी कमर पर हाथ लगाया, पर उसका वॉलेट वहां नहीं था। तो उसने अपनी कलाई से वो जेड ब्रेसलेट उतारा और उसे दे दिया। लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। शुक्रिया सीनियर सिस्टर। हो यूहैनहोंग ने खुशी खुशी उसे रख लिया। मास्टर, मैं पहले वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल में काम करता था। मेरा नाम अभी भी उनके रजिस्टर में होगा। पिछले कुछ दिनों से उसे वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल से कोई नोटिस नहीं आया था कि उसे निकाल दिया गया है, और अगर मैं वहां पूछने जाऊंगा तो कोई मुझे जवाब नहीं देगा। उस जेंटलमैन स्वॉर्ड ने तो मुझे ऐसे ही निकाल दिया था। उसने तो मेरा नाम रजिस्टर से कटवाने की परवाह तक नहीं की। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ली शुशिंग ने तालियां बजाईं और तभी झादारियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बिल्कुल बिना किसी आवाज के चल रहा था, जैसे कोई भूत हो। ये ओल्ड शू है। ये कई युएनहोंग ने शुक्रिया कहा और फिर वो उस बूढ़े आदमी के साथ एक रिक्शे में बैठ गया। वो दोनों उस वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ जा रहे थे जहां उसने अपने 10 साल बिताए थे। लगभग 15 मिनट बाद हो युएनहोंग उस बूढ़े आदमी के साथ उस जाने पहचाने स्कूल के अंदर गया। गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल के किसी आदमी का वहां आना उन लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात थी। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे, चाहे वो दरवाजे पर खड़े डिसाइपल्स हो
या पेट्रोल कर रहे एक्सपर्ट्स, जब वो बूढ़ा आदमी उन्हें घूर कर देखता तो वो सब ऐसे डर जाते जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। वो सब चुपचाप पीछे हट जाते और उनके लिए रास्ता छोड़ देते। इस तरह वो दोनों बिना किसी परेशानी के उस रूम में पहुंच गए जहां सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। उन्होंने जो भी पेपर्स चाहिए थे वो ले लिए। अरे सीनियर ब्रदर, देखो ये तो वही लगा है जो पहले हमारे आदम में काम करता था। क्या नाम था इसका? होंग। इसे तो निकाल दिया गया था ना। थोड़ी दूर पर किसी ने हो यान होंग को पहचान लिया। जेंटलमैन सॉर्ड भी वहीं से गुजर रहा था। उसके साथ जो आदमी है उसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि वो गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल का है। जेंटलमैन सॉर्ड ने बस एक नजर देखी। उसने हो योहोम की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उस बूढ़े आदमी पर थी जिसने गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। ये लड़का तो बहुत चालाक निकला। जैसे ही मैंने इसे स्कूल से निकाला, इसने जाकर दूसरे स्कूल के एक मामूली से सर्वेंट को पकड़ लिया। पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, चलो चलो चलते हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। जेंटलमैन सॉर्ड ने अपनी नजरें फेर ली। तब तक वो युहान हुंग का सारा काम हो चुका था। उसका नाम वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल के रजिस्टर से हमेशा के लिए कट चुका था। डायरेक्ट डिसाइपल, काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ देता हूँ, उस बूढ़े आदमी ओल्ड शू ने कहा। शुक्रिया, वो युहान हुंग ने जवाब दिया। डायरेक्ट डिसाइपल, ये लफ्ज सुनते ही जेंटलमैन सॉर्ड, जो अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था, अचानक रुक गया। वो झटके से पीछे मुड़ा और उस बूढ़े आदमी और हो योहोंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ दिख रहा था। गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल में तो सिर्फ एक ही मास्टर है और वो है ली शुशिंग। और जो डायरेक्ट डिसाइपल होता है वो सिर्फ मास्टर का ही डिसाइपल हो सकता है। इसका मतलब ये ली शुशिंग का डिसाइपल बन गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जेंटलमैन सॉर्ड को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा इतना टैलेंट होने के बाद भी मैं ली शुशिंग की नजर में नहीं आ सका, और ये मामूली सा कीड़ा ये अचानक से ली शुशिंग का डिसाइपल कैसे बन गया? ली शुशिंग कोई ऐसे वैसे लड़के को अपना डिसाइपल नहीं बनाता। उसका डिसाइपल बनने के लिए या तो कोई बहुत बड़ा जीनियस होना चाहिए या फिर कम से कम ह्वाजिंग लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल होना चाहिए। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इस कीड़े का टैलेंट मुझसे भी ज्यादा हो? जेंटलमैन सॉर्ड हो यान होंग को घूर रहा था। वो आगे बढ़कर उससे पूछना चाहता था, लेकिन बाकी डिसाइपल्स के सामने उसे अपनी जेंटलमैन वाली इमेज भी तो बचानी थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया। मैं पता लगाऊंगा, मैं अपने घर वालों से कह सब कुछ पता लगाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैनेजर शू हो युआन होंग को लेकर गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल पहुंचा और वहां उसके सारे पेपर्स तैयार कर दिए। मास्टर एक बरहे से प्रैक्टिस रूम में जाकर हो युआन होंग ने ली शुशिंग को प्रणाम किया, जो उसका इंतजार कर रहा था। ली शुशिंग ने हो युआन होंग को ध्यान से देखा और बहुत खुश हुआ। उसने एक लोहे का टोकन उसकी तरफ उछाला। ये हुईचुन तांग फार्मेसी का टोकन है। मिंगजिंग लेवल पर जो भी दवाइयां चाहिए हो वो सब यहाँ से मिल जाएंगी, और हाँ, सारा बिल तुम्हारी सीनियर सिस्टर के नाम पर फटेगा। तो पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ली शुशिंग हंसते हुए बोला। उस टोकन को देखकर वो यानहोंग की आंखों में चमक आ गई। ये वही चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मिंगजिंग लेवल पर पहुंचने के बाद जो आम दवाइयां वो दुकान से लाता था उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उसका शरीर जिस तेजी से बदल रहा था उसके लिए वो दवाइयां काफी नहीं थी, और मिंगजिंग लेवल की दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो उन्हें खरीद नहीं सकता था। इसलिए उसे उन आम दवाइयों से ही काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन अब अपने मास्टर से ये टोकन मिलने के बाद उसे मिंगजिंग लेवल पर अपने शरीर की कमजोरी की कोई फिक्र नहीं थी। चलो अभी काफी वक्त है, आज मैं तुम्हें कुछ असली टेक्निक्स सिखाता हूं। बाजिकान की टेक्निक्स स्पीयर से ही बनी है। बॉक्सिंग और एल्बो टेक्निक्स, ये सब भी स्पीयर का ही हिस्सा है। जब कोई एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचता है तो उसकी बॉक्सिंग और स्पीयर टेक्निक्स एक हो जाती है। जब तुम अपनी कोहनी से वार करते हो तो वो किसी स्पीयर की तरह लगता है। उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए जब तुम प्रैक्टिस करो तो एक स्पीयर के साथ प्रैक्टिस करना। ये कहते हुए ली शुक्सिंग ने पास रखे एक स्टैंड से एक सफेद रंग का स्पीयर उठा लिया। फिर उसने एक एक बात बहुत ध्यान से समझाई। सारी बातें समझाने के बाद ली शुक्सिंग ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका और अपने हाथ में पकड़े उस स्पीयर से सामने की तरफ वार किया। सूश, एक हल्की सी आवाज आई और उस स्पीयर का कोना सामने दीवार पर रखे हुए कुछ कागजों के आर पार हो गया। फिर उसने उस स्पीयर को बड़ी ही आसानी से वापस खींच लिया। जब ली शुशिंग ने वो स्पीयर वापस रखा तो वो योहान ने उन कागजों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उन कागजों की 10 तह बनी हुई थी और उन 10 कागजों के बीच में एक बहुत ही साफ और गोल छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस स्पीयर से वार नहीं किया, बल्कि किसी मशीन से बहुत ही सफाई से उसे काटा हो।
ये तो कमाल का कंट्रोल है। फिर ली शुक्सिंग ने उसे एक दो बार और करके दिखाया और फिर वो स्पीयर वो युहान होंग को देकर अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चला गया। इतनी जल्दी आपने उसे और क्यों नहीं सिखाया? बाहर खड़ी सीनियर सिस्टर फैंग यू ने पूछा। पहले उसे खुद प्रैक्टिस करने दो, उसे पता चलना चाहिए कि असली टेक्निक्स और बाहर के मार्शल आर्ट्स में क्या फर्क होता है। कहीं उसमें घमंड न आ जाए। मास्टर आपने उसे क्या सिखाया है? कागज में छेद करना। उस जमाने में हमारे सबसे बड़े सीनियर ब्रदर ने न जाने कितने कागज बर्बाद कर दिए थे, पर वो इसे सीख नहीं पाए थे। वो तो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें खुद पर शक होने लगा था। और आपने एक नए लगरे को ये टेक्निक सिखा दी बिना कोई बेसिक सिखाए? फांग यू ने हैरानी से पूछा। इसमें क्या बड़ी बात है? जब मैं इस स्कूल में नया आया था तो मेरे मास्टर ने भी मुझे यही टेक्निक सिखाई थी। वो मुझे डराना चाहते थे। ली शुक्सिंग हाथ पीछे बांधकर मजे से बाहर की तरफ चल रहा था। पर मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। सिर्फ 5 दिनों में मैं उस कागज में छेद करने लगा था। मैंने अपने मास्टर से बस आधा महीना कम वक्त लिया था। ये याद करके ली शुक्सिंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि उस वक्त उसके मास्टर का चेहरा देखने लायक था। ये उनके स्कूल की एक पुरानी रस्म थी। जब भी कोई नया लगरा आता तो मास्टर उसे कोई बहुत मुश्किल टेक्निक सिखा देते ताकि उसका घमंड टूट जाए। हो योहोंग, अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। उधर उस भारी स्पीर को हाथ में लिए हो योहोंग ने अपनी पोजीशन ली। उसका खून खौल रहा था। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, कमर घुमाई और स्पीयर को सीधा कागज की तरफ दे मारा। सूस दीवार पर लटके हुए वो 10 कागज उस पेड़ की नोक से बुरी तरह फट गए और उनके टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ज्यादातर कागज नीचे गिर गए। बाजीक्वान मिंगजिंग प्रोग्रेस 143/600। फिर से वो युएनहोंग ने हार नहीं मानी। उसने अपने उस वार को समझा कि उसमें क्या गलती थी और फिर उसने दोबारा वार किया। सूश, इस बार भी कागज फटे, लेकिन पहले जितने नहीं, सिर्फ आधे कागज ही फटे और नीचे गिरे। इस बार वार की स्पीड और ताकत पहले से बेहतर थी। जारी रखो। बाजीकान मिंगजिंग प्रोग्रेस 144/600। हो युएनहोंग ने थोड़ी देर सोचा, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ठीक किया और फिर से वार किया। इसके बाद हो योहोंग उस प्रैक्टिस रूम में ही रहा। हर वार के बाद वो थोड़ा सोचता, अपनी गलती समझता और फिर से वार करता। उसका हर वार पिछले वार से बेहतर हो रहा था। कुछ ही देर में वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां वो कागज को तो छेद रहा था, पर एक भी कागज फटकर नीचे नहीं गिर रहा था। इसका मतलब था कि वो अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख रहा था और उसे ये टेक्निक समझ में आने लगी थी। जारी रखो। वो पास रखा पानी गटागट पी गया और अपने मास्टर की रखी हुई मिंजिंग लेवल की थोड़ी सी दवाई भी खा ली। फिर उसने वो स्पीयर उठाया और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सूस सूस सूश। उस प्रैक्टिस रूम में स्पीयर के हवा को चीरने की और कागज के फटने की आवाजें लगातार आ रही थी। शाम होते होते जब वो युएनहोंग ने एक और वार किया तो स्पीयर की नोक जैसे ही कागज से टकराई, उस कागज पर पानी की लहरों जैसी एक वेव सी बन गई। अब मैं समझ गया। बाजीकॉन मिंगजिंग प्रोग्रेस 196/600 वाकई ये जिनमेन का नंबर 1 मार्शल आर्ट्स स्कूल है। यहाँ का मार्शल आर्ट्स सीखना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक को समझने में मुझे पूरी दोपहर लग गई। ये बहुत स्लो है। अगर मुझे इसे मास्टर करना है तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे। अगर मास्टर ने मुझे ऐसे प्रैक्टिस करते देखा तो वो बहुत निराश होंगे। मुझे नहीं पता कि मास्टर को इसे सीखने में कितना वक्त लगा था, पर वो तो एक जीनियस है। उन्होंने तो इसे 2 दिन में ही मास्टर कर लिया होगा। नहीं, मुझे रात को घर जाकर 3 घंटे और प्रैक्टिस करनी होगी। कल मास्टर के आने से पहले मुझे कम से कम 3 कागजों को बिना फाड़े छेदना सीखना होगा। मैं मास्टर को निराश नहीं कर सकता। हो युहांगहोंग के मन में एक डर सा बैठ गया था। इस दुनिया में मास्टर ली शुशिंग जैसे जीनियस भी हैं जो मेरी तरह दिन रात मेहनत नहीं करते, फिर भी मुझसे तेज सीखते हैं। अगर वो इतना कर सकते हैं तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक जान है तब तक प्रैक्टिस करूंगा। हो युहांगो ने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया, अपनी कमर सीधी की और एक बार फिर से प्रैक्टिस करने लगा। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस में खो गया था। जब सूरज ढलने लगा तो उसके पैनल का प्रोग्रेस कुछ ऐसा था। बाजीकान मिंगजिंग प्रोग्रेस 209/600। अगर मैं इसी रफ्तार से प्रैक्टिस करता रहा तो 3 to 4 दिनों में मैं मिंगजिंग लेवल को पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा। शाम हो चुकी थी, इसलिए वो युआनहोंग ने अपनी प्रैक्टिस रोकी। वो अकाउंट्स ऑफिस गया और अपना इस महीने का 1 सेल सिल्कोइंस का अलाउंस ले लिया। इतनी बड़ी रकम, ये तो उसके पिता की पूरे साल की कमाई के बराबर थी। ये पैसे मुझे अपने पास ही रखने चाहिए। पैसे मिलने के बाद उसने स्कूल से एक व्हाइट वैक्स वुड स्पीयर और 6 डब्बे बढ़िया कागज खरीदे। फिर उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और ये सारा सामान अपने घर भिजवा दिया।
मार्शल आर्ट्स सीखना सच में बहुत महंगा है। अब उसे समझ आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। सिर्फ ये कागज और स्पेयर खरीदने में ही उसके पिता की आधे साल की कमाई लग गई थी। जब हो युएनहोंग स्कूल से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर अचानक एक आदमी पर पड़ी। वो थोड़ा चौंका। वो आदमी पीछे से बिल्कुल उसके पिता जैसा लग रहा था, पर वो बहुत दूर था और भीड़ में था, इसलिए हो युएनहोंग पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि वो उसके पिता ही हैं। जब वो आगे बढ़ा तो वो आदमी भीतर में कहीं खो गया। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। हो युएनहोंग ने अपना सिर हिलाया। पिताजी वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कम ही घर आ रहे हैं, रात को भी वो बाहर ही रहते हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब से मुझे हर महीने स्कूल से 10 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे तो हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और पिताजी को भी अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उधर साहब आराम से बैठिए। होफू झुककर गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के मैनेजर को एक रिक्शे में बिठा रहा था। जब मैनेजर आराम से बैठ गया तो होफू रिक्शा खींचने लगा। वो मैनेजर बहुत मोटा था, उसका वजन 2 आदमियों के बराबर था। होफू को रिक्शा तेज भी चलाना था और उसे झटके भी नहीं लगने देने थे। ये बहुत मुश्किल काम था। कुछ ही देर में होफू का सारा कपड़ा पसीने से भीग गया। अरे आज तो स्कूल में कमाल ही हो गया। मैनेजर शू ने इतने दिनों से एक बात छुपा कर रखी थी। आज पता चला कि स्कूल में एक नया डायरेक्ट डिसाइपल आया है और वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो तो 20 साल से भी कम उम्र का एक लौगा है। होफू चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने उस मोटे मैनेजर की बात सुनी ही नहीं। वो मैनेजर उसे अपने रिक्शे के लिए सिर्फ इसलिए चुनता था क्योंकि होफू का मुंह बंद रहता था। वो कभी फालतू बात नहीं करता। पर होफू अंदर ही अंदर बहुत हैरान था। 20 साल से भी कम उम्र का लगा, वो तो मेरे आहोंग के बराबर का ही होगा और वो गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। वो कितना बड़ा जीनियस होगा। काश मेरे आहोंग में उस लग्गे का 10% भी टैलेंट होता तो मैं खुशी खुशी मर सकता था। साहब मैंने आयरी किस्त के पैसे भी जोड़ लिए हैं। मेरे बेटे की नौकरी कब तक पक्की हो जाएगी? जब होफू को लगा कि मैनेजर अब कुछ सोच नहीं रहा है तो उसने डरते डरते पूछा। पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेटे की नौकरी के लिए ही भाग दौड़ कर रहा था। रिक्शे वालों की सबसे अच्छी नौकरी वो होती है जहां उन्हें गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के लिए रिक्शा चलाना होता है। उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार चक्कर लगाने होते हैं। काम भी कम होता है और पैसे भी बहुत मिलते हैं, महीने के पूरे 10 सिल्वर कॉइन्स। पर ऐसी नौकरी के लिए लाइन भी बहुत लंबी होती है। होफू को खुद ये नौकरी नहीं मिल पाई थी, पर अपने बेटे के लिए उसने स्कूल के इस मैनेजर को मक्खन लगाया था ताकि वो उसके बेटे को ये नौकरी दिला दे। गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल का एक मैनेजर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता। पुलिस वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। होफू और हो युएनहोंग के लिए तो ये मैनेजर किसी बहुत बड़े आदमी से कम नहीं था। उसके लिए एक छोटी सी नौकरी दिलाना चुटकियों का खेल था। देख होफू, तुझे तो पता ही है कि जब से मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने 4 डिसाइपल बैन का नया रूल निकाला तब से आम लोगों के लिए मार्शल आर्ट स्कूल्स में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अब लोग इन स्कूल्स में काम करने के लिए पागल हो रहे हैं, फिर चाहे वो रिक्शा खींचना हो या खाना बनाना, क्योंकि ये काम भी आम लोगों के काम से बहुत ऊपर माने जाते हैं। अगर कोई गलती न करो तो ये जिंदगी भर की पक्की नौकरी है। मैनेजर की बातें सुनकर होफू को कुछ गड़बड़ लगी और उसकी शक सही निकला। जब मैनेजर ने आगे कहा, इसलिए अब इस नौकरी को चाहने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं तो इसकी कीमत भी बढ़ गई है। अब इसके लिए 360 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। 360 सिल्वर कॉइन्स। होफू तो जैसे सुन ही हो गया। इतनी बड़ी रकम अगर वो खुद को बेच भी दे तब भी इतने पैसे नहीं जोड़ सकता। उसे 180 सिल्वर कॉइन्स जोड़ने में भी नानी याद आ गई थी। उसने वू शाओसिया से भी 160 सिल्वर कॉइन्स उधार लिए थे। अब वो अचानक से 360 सिल्वर कॉइन्स कहां से लाएगा? हाँ, 360 सिल्वर कॉइन्स, ये तो अभी का रेट है। 1 महीने बाद तो ये और भी बढ़ जाएगा। होफू चुप हो गया। वो पुराना सा घर भले ही टूटा फूटा था, पर वो जिनमेन में उनका इकलौता ठिकाना था। शाम को उस मैनेजर को उसके घर छोड़ने के बाद होफू गली के एक कोने में बैठ गया। वो तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि सूरज पूरी तरह से ढल नहीं गया। वो एकदम चुप था, गली के उस पुराने और बदबूदार पत्थर की तरह। मैं बूढ़ा हो गया हूं, एक गड्ढे के पानी में अपनी परछाई देखकर होफू बरबराया। एक वक्त था जब वो भी अपने बेटे अहोंग की तरह जवान और तत्वर था। उसके अंदर बहुत हिम्मत थी, पर इतने सालों तक रिक्शा खींचने के बाद उसकी कमर झुक गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। मेरा अहोंग मेरी तरह नहीं जिएगा। वो मेरी तरह पूरी जिंदगी रिक्शा खींचकर बीमार नहीं तरेगा और दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। अगर वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट नहीं बन सकता तो क्या हुआ? अगर उसे गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल में ये नौकरी मिल गई तो वो कम से कम पेट भर खा तो सकेगा। वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा और फिर अगर घर न भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर मेरा आहोंग खुश है तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। होफू अपने झुके हुए कंधों के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। डूबते हुए सूरज की रोशनी में उसकी परछाई बहुत लंबी लग रही थी। घर जाने से पहले हो युअन होंग हुईचुनतांग फार्मेसी गया। उसने अपने मास्टर का वो टोकन दिखाया और बहुत सारी मिंजिंग लेवल की दवाइयां ले ली। ये दवाइयां उसे मिंजिंग लेवल को पूरी तरह से पार करने में मदद करेंगी। उसे मिंजिंग लेवल के आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद चिलियन पेस्ट नाम की एक बहुत ही आस दवाई की जरूरत होगी, पर यह दवाई बहुत रेयर थी। हुचुनतंग फार्मेसी में भी ये नहीं थी। उसने मैनेजर शू से सुना था कि कुछ दिनों बाद गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल और बाकी स्कूल्स के बीच एक कंपटीशन होने वाला है और जो जीतेगा उसे इनाम में यही चिलियन पेस्ट मिलेगा। दवाइयां लेने के बाद हो युआहोंग सब्जी मंडी गया। आज उसने बहुत सारा गोश्त और अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदी जो वो आम दिनों में कभी नहीं खरीद पाता था। अब उसके पास पैसे थे तो वो अच्छा खाना खा सकता था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। उसने वो सारा सामान किचन में रखा और पोर्क और कैबेज का एक बहुत ही शानदार खाना बनाया। फिर वो अपने उस छोटे से प्रैक्टिस रूम में गया। उसने दीवार पर वो नया कागज लगाया और अपना स्पीयर उठाकर खैदरा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। दिन भर की सारी बातें उसके दिमाग में आ रही थी। भले ही अब मेरे पास मास्टर ली शुक्शिंग जैसे महान इंसान का साथ है, पर आखिरकार मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। अपनी तात के दम पर हो युआहोंग ने अपने दिमाग से सारी रालतू बातें निकाल दी। अब उसके सामने सिर्फ उसका स्पीयर था और वो कागज एक ही वार में आर पार सूश। वो स्पीयर हवा को चीरता हुआ गया और उस कागज के आर पार हो गया। कागज पर फिर से वही पानी की लहरों जैसी वेव बनी, पर इस बार कागज के फटने की वो आवाज नहीं आई। सिर्फ एक हल्का सा पॉप साउंड आया और स्पीयर कागज के पार निकल गया। वापस हो युआहोंग ने स्पीयर वापस खींचा और पास जाके देखा उस सबसे ऊपर वाले कागज में सिर्फ एक गोल छेद था। कागज का कोई भी दूसरा हिस्सा नहीं फटा था। बाजीकान मिंजिंग प्रोग्रेस 210/610। मैं पहले से बेहतर हो गया हूं। इसके बाद हुओ युआनहोंग घर के पास वाले उस पुराने पेड़ के पास गया। उसने अपना पैर पटका और अपनी कोहनी से एक वार किया। बाम! उस पेड़ पर आधे इंच गहरा एक नया गड्ढा बन गया। ये पिछले वाले गड्ढे से दुगना गहरा था। मेरी ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है। अब उस कंपटीशन में जहां मुझे उस जेंटलमैन सॉर्ड को मारना है, सिर्फ 26 दिन बचे हैं। हो युआहोंग घर वापस आया और अपना स्पीयर लेकर फिर से प्रैक्टिस करने लगा। 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसे बाहर से पैरों की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला। उसके पिता आ गए थे। पिताजी, आप आ गए। हो युआहोंग हंसता हुआ किचन से बाहर आया। उसके हाथों में पॉक और कैबेज का वो बर्तन था। पिताजी, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे गॉड ऑफ स्पीयर ली शुक्सिंग ने अपना डिसाइपल बना लिया है। हाँ पिताजी, जिनमिन के नंबर 1 मास्टर ने, मैं पहले आपसे झूठ बोलता था। मुझे पता है कि आप भी मेरा साथ दे रहे थे, पर इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा आईडी कार्ड है और ये मेरा इस महीने का अलाउंस है। हो युआनहोंग ने 1 सेल्सर कॉइंस का वो थैला अपने पिता के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। हुओफू ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि आहोंग फिर से झूठ बोल रहा है। शायद वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल वाली कहानी अब पुरानी हो गई है, इसलिए इसने ये नई कहानी बनाई है कि ली शुसिंग ने एक नया डिसाइपल बनाया है। वाह, मुझे पता था कि मेरा आहोंग एक जीनियस है। यहां तक कि मास्टर ली शुसिंग भी तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। हुओफू ने भी उसके नाटक में उसका साथ दिया। उसने वो आईडी कार्ड अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो पहले पकड़े जाने पर शर्मिंदा था और अब बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, ये आईडी कार्ड तो बहुत असली लग रहा है। इसे बनवाने में काफी पैसे लगे होंगे और ये इतने सारे सिल्वर कॉइंस कहां से आए? कहीं अहोंग ने वो जेड ब्रेसलेट तो नहीं बेच दिया? पिताजी, अब आपको रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे हर महीने 100 सिल्वर कॉइंस मिलेंगे। अब हम रोज गोश्त खाएंगे। हमें अब वो सस्ते केकेरे खाने की जरूरत नहीं है। हो युआनहोंग ने मुस्कुराते हुए 30 सिल्वर कॉइंस अपने पिता के हाथ में रख दिए और बाकी के पैसे अपने पास रख लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत है? हुओफू ने मना किया, पर हो युआनहोंग ने जबरदस्ती वो पैसे उसके हाथ में रख दिए। हुओफू डरते डरते वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं इन पैसों को बचाकर रखूंगा, इसके काम आएंगे। कहीं ये लड़का इन्हें ऐसे ही फालतू में न उड़ा दे। आज रात हुओफू के घर में कोई सस्ता केकरा नहीं बना था। आज वो गोश्त और सब्जी खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब हो युआनहोंग का पेट भर गया तो वो वापस अपने प्रैक्टिस रूम में चला गया। एक बार और हो युआहोंग ने फिर से अपना स्पीयर उठाया। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, उसकी कमर, उसकी पीठ, उसके पैर सब दर्द कर रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो स्पीयर छोड़कर बस बिस्तर पे लेट जाए और सो जाए, पर मेरी ताकत अभी इतनी नहीं है कि मैं उस जेंटलमैन सॉर्ड को मार सकूं। तो फिर मैं आराम कैसे कर सकता हूं? पिछले 10 सालों में जेंटलमैन सॉर्ड ने उसे जितना परेशान किया था वो सब उसे याद आ रहा था। उसका खून खौल रहा था। इंसान का गुस्सा उसे कोई भी मुश्किल काम करने की तद
दे सकता है। हो युएनहोंग अपने शरीर का सारा दर्द भूल गया। उसकी नजरें सिर्फ उस स्पीयर और उस कागज पर थीं। पैर पटकना, कमर घुमाना और वार करना। सूस, उसने अपना पैर पटका, अपनी कमर घुमाई और अपने हाथों से पूरी ताकत लगाकर उस स्पीयर से वार किया। उस कागज में उसे उस जेंटलमैन सॉर्ड का चेहरा नजर आ रहा था। 10 सालों का उसका सारा गुस्सा उस स्पीयर में आ गया था। गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई मुझसे ज्यादा अमीर या ताकतवर हो, क्योंकि वो शायद इसी तरह पैदा हुए हों, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे जैसे आम लोगों के लिए कामयाबी के सारे रास्ते बंद कर दे। स्वूश स्वूश स्वूश, स्पीयर बार बार उस कागज के आर पार हो रहा था। इस बार सबसे ऊपर वाला कागज तो फटा ही नहीं, उसके नीचे वाले कागज में भी सिर्फ एक गोल छेद था। बाजीकॉन मिंजिंग प्रोग्रेस 228/628/600। बस थोड़ा और मैं जल्दी ही माइनर सक्सेस लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखकर हो युएनहोंग का जोश और भी बढ़ गया। हर वार के बाद वो थोड़ा सोचता और फिर से वार करता स्पीयर हवा को चीरता हुआ जा रहा था। पसीने की बूंदें उस पेड़ की लकड़ी पर गिर रही थी और दीवार पर टंगे कागजों की मोटाई धीरे धीरे कम हो रही थी। पता नहीं वो कितनी देर तक प्रैक्टिस करता रहा, जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं गया और फिर वो उस स्पीयर को गले लगाकर एक गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आने से पहले ही हो युएनहोंग उठ गया। आंख खुलते ही उसका शरीर अपने आप स्पीयर उठाने के लिए खड़ा हो गया। कल मैंने कहां तक प्रैक्टिस की थी? हो युएनहोंग ने अपना पैनल देखा। बाजीकॉन मिंजिंग प्रोग्रेस 237/600। कल रात की प्रैक्टिस से 10 पॉइंट्स और बढ़ गए। अब मैं सच में माइनर सक्सेस लेवल के बहुत करीब हूं। अपना टारगेट सेट करने के बाद हो युएनहोंग ने थोड़ी सी दवाई खाई और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सूरज निकल आया था और उसकी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। उसी रोशनी में हो युएनहोंग ने अपना स्पीयर आगे की तरफ दे मारा। पॉप पॉप पॉप, 3 कागजों के फटने की आवाज एक साथ आई और फिर एक हल्का सा फटने का साउंड आया। हो युएनहोंग पास गया और उसने उन कागजों को उतार कर देखा। सबसे ऊपर वाले 3 कागजों में बिल्कुल एक जैसा गोल छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाप कर छेद किया हो। 3 कागजों के आर पार बिना किसी को फाड़े माइनर सक्सेस हो युएनहोंग ने अपना स्पीयर वापस रखा और प्रैक्टिस रूम से बाहर आया। उसने देखा कि उसके पिता पहले ही काम पे जा चुके हैं। आज वो रोज से थोड़ा जल्दी गए थे। पता नहीं क्या काम था। काफी देर हो गई है, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। पता नहीं मास्टर को मेरा ये माइनर सक्सेस लेवल पसंद आएगा या नहीं। मास्टर, आपको नहीं लगता कि छोटे सीनियर ब्रदर ये सब देखकर परेशान हो जाएंगे? नहीं, मेरा डिसाइपल इतना कमजोर नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा बुरा लगेगा, पर वो हार नहीं मानेगा। हाँ, अभी तो सिर्फ एक ही दोपहर हुई है। अगर उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और तुम्हें कैसे पता कि उसे कुछ समझ नहीं आया है? ली शुशिंग मुस्कुराते हुए रिक्शे से नीचे उतरा और प्रैक्टिस रूम की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही ली शुशिंग ने देखा कि हो युएनहोंग थोड़ा गंभीर लग रहा है। शायद इसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया है, इसलिए ये थोड़ा परेशान है, पर फिर भी ये शांत है। ये अच्छी बात है, ली शुशिंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने बहुत ही प्यार से पूछा, कल तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही? मास्टर, हो युएनहोंग ने झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दीजिए, कल रात में बहुत थक गया था, इसलिए प्रैक्टिस करते करते ही मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, जवान खून हो, थकान तो होगी ही। ये बताओ कि तुमने प्रैक्टिस कहां तक की? थोड़ा डिटेल में बताओ। हो युएनहोंग की बातें सुनकर ली शुशिंग को लगा कि उसे सब समझ आ गया है। भले ही इसे अभी टेक्निक समझ नहीं आई है, पर यह मेहनती बहुत है। रात को घर जाकर भी इसने प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे। ली शुशिंग अपने इस नए डिसाइपल से बहुत खुश था। वो होशियार भी था और मेहनती भी। कल शाम को मैं मुश्किल से उस कागज पर वो लहरें बना पाया था। फिर रात को अंधेरा होने पर अगर तुम उसे समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हारे लेवल पर था तो मैंने भी। ली शुशिंग ने अभी ये बात पूरी ही की थी कि उसे कुछ अजीब लगा। अभी इस लग्गे ने क्या कहा? कल शाम को ये कागज पर लहरें बनाने लगा था। ली शुशिंग ने अपने पीछे हाथ बांधे हुए थे और उसके हाथ में जो अखरोट था वो अचानक से टूट गया। सिर्फ एक दोपहर में इसने बेसिक लेवल पार कर लिया। इसका टैलेंट तो मुझसे भी अच्छा है। क्या हुआ मास्टर? हो युएनहोंग ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आगे बताओ, ली शुशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रात को अंधेरा होने पर मेरी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होने लगी थी। मैं सबसे ऊपर वाले कागज को बिना फाड़े उसमें छेद करने लगा। ऊपर वाले कागज को बिना फाड़े। ली शुशिंग ने छत की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। उसके हाथ में जो अखरोट था उसमें अब दरारें पड़ चुकी थी। मुझे इस लेवल तक पहुंचने में 5 दिन लगे थे और इस लगे ने रात का खाना खाने से पहले ही ये कर लिया, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। ठीक है, मुझे करके दिखाओ। जी मास्टर,
हो यूएनहोंग ने अपना स्पीयर उठाया, अपनी सांस कंट्रोल की और अपनी पुरानी पोजीशन लेकर स्पीयर से वार किया। सूस स्पीयर की नोक पहले 3 कागजों के आर पार हो गई और एक भी कागज नहीं फटा। फिर मैं सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने लगा और तब जाकर मैं इस माइनर सक्सेस लेवल तक पहुंच पाया हूं। हो यूएनहोंग ने अपना स्पीयर वापस रखते हुए बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहा। ली शुशिंग के हाथ में वो जो अखरोट था वो पूरी तरह से टूटकर चूर-चूर हो गया। मुश्किल से मिनर सक्सेस। ली शुशिंग काफी देर तक छत को घूरता रहा। फिर उसने अपने छोटे डिसाइपल की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तुम अभी सिर्फ माइनर सक्सेस तक ही पहुंच पाए हो। ये कुछ खास नहीं है, पर मुझे यकीन है कि अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम बहुत बड़े मास्टर बनोगे। ये बातें सुनकर पास खड़ी फांग यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो क्या सुन रही थी? एक दिन से भी कम वक्त में माइनर सक्सेस लेवल पार करना कुछ खास नहीं है। मास्टर, क्या आपको ये बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इससे भी बेहतर करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम भी करना चाहिए, इतनी भी मेहनत मत करो। ली शुशिंग ने अपने पीछे बंधे हाथों को खोला और फिर से बंद किया और फिर खोला। उसे अपने गुस्से को शांत करने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, 3 दिन बाद एक छोटा सा कंपटीशन है हमारे स्कूल और बाकी स्कूल्स के डिसाइपल्स जिनकी उम्र 20 साल से कम है के बीच। तुम भी उसमें हिस्सा लेना ताकि तुम्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। बाकी स्कूल्स तो क्या व्यंजन मार्शल आर्ट स्कूल वाले भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तुम्हारा वो पुराना सीनियर ब्रदर भी आएगा, पर उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, तो शायद उसका छोटा भाई ही लड़ेगा, जो कि व्यंजन मार्शल आर्ट स्कूल का सबसे बेहतरीन डिसाइपल है। ली शुशिंग को पता था कि उसका छोटा डिसाइपल क्या सोच रहा है। मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फर्स्ट आऊंगा। हो यूएनहोंग ने ठान लिया था, चाहे उसे उस जेंटलमैन सोर्ड के भाई को हराना हो या फिर वो चिलियन पेस जीतना हो, उसे फर्स्ट आना ही था। ज्यादा टेंशन मत लो, बस जाके एक्सपीरियंस लेना। चलो, बहुत बातें हो गई, मेरे पास अभी कुछ वक्त है, मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कुछ और सिखाता हूँ। इसके बाद वो यूएनहोंग अपना स्पीयर लेके प्रैक्टिस करने लगा और ली शुशिंग उसे सही तरीके सिखा रहा था। इस तरह वो यूएनहोंग उस प्रैक्टिस में लगा हुआ था। वो 3 दिन बाद होने वाले उस कंपटीशन में उस जेंटलमैन स्वॉर्ड के भाई को हराने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ वो उस मोटे मैनेजर के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच गया था। साहब, ये 360 सिल्वर कॉइन्स है। होफू ने बहुत ही तमीज से वो सारे पैसे एक बूढ़े मैनेजर के सामने रख दिए। वो बूढ़ा मैनेजर अपनी आंखें आधी बंद किए हुए बैठा था। होफू ने अपना वो पुराना घर 300 सिल्वर कॉइन्स में बेच दिया था और वू शाओसिया से कुछ पैसे उधार लेकर उसने अपने बेटे के लिए उस गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल में रिक्शा चलाने की नौकरी का इंतजाम कर लिया था। और उस मोटे मैनेजर को भी उसने सुबह सुबह ही 72 सिल्वर कॉइन्स का रिश्वत दे दिया था। उस बूढ़े मैनेजर ने वो पैसे अपने हाथ में लिए, अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा थूक लगाया और आराम से उन पैसों को गिनने लगा। होफू उसे बड़ी ही घबराहट के साथ देख रहा था, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। हाँ, पूरे 360 सिल्वर कॉइन्स है। उस बूढ़े मैनेजर की बात सुनकर होफू की जान में जान आई। अच्छा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? उस बूढ़े मैनेजर ने फिर से अपनी उंगलियों पर थूक लगाया और एक पुराना सा रजिस्टर खोलकर अपना ब्रश उठाया। वो नाम लिखने ही वाला था, हो यूएनहोंग। हो क्या? हो यूएनहोंग? कौन हो यूएनहोंग? वो बूढ़ा मैनेजर नाम लिखने ही वाला था, पर यह नाम सुनकर उसका हाथ कांप गया। उसके ब्रश से स्याही गिरकर रजिस्टर पर फैल गई, पर उसे उस स्याही की कोई परवाह नहीं थी। उसने झटके से अपना सिर उठाया और डरे हुए होफू की तरफ देखने लगा। हो यूएनहोंग, ये नाम उसे बहुत अच्छे से याद था। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने ये नाम लिखा था, पर बात यह थी कि वो हो यूएनहोंग तो मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल था। यहाँ आओ, तुम खुद अपने बेटे का नाम लिखो। ये 3 लॉज कैसे लिखे जाते हैं? वो बूढ़ा मैनेजर अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया और उसने वो ब्रश हुओफू के हाथ में थमा दिया। हुओफू ने कांपते हाथों से वो ब्रश लिया और एक खाली कागज पर जैसे तैसे वो 3 लॉज लिखे। उसके अक्षर बहुत ही टेढ़े मेढ़े थे। हो यूएनहोंग, उस नाम को देखकर उस बूढ़े मैनेजर के हाथ और भी जोर से कांपने लगे। उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल के पिता से रिश्वत ले ली थी। अरे हो साहब, आप यहाँ आए हैं, ये तो मेरी वशीस्मती है। वो बूढ़ा मैनेजर एकदम से बदल गया। वो हुओफू के सामने ऐसे झुक रहा था जैसे हुओफू कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसने जल्दी से वो 360 सिल्वर कॉइन्स निकाले और उसमें अपनी तरफ से कुछ और पैसे मिलाकर हुओफू के हाथ में रख दिए। अरे साहब, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो अपने ही घर में आग लगाने वाली बात हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साहब। हुओफू अपने हाथ में उन पैसों को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया है? वो मोटा मैनेजर भी ये सब देखकर हैरान था। अरे बुढ़े, तुझे क्या हो गया है? अगर तुझे कुछ बुरा लगा है तो बता दे, हम दोनों तो इतने पुराने दोस्त हैं। वो मोटा मैनेजर उस बूढ़े को एक कोने में ले गया और धीरे
से बोला, अरे वे, तुझे पता भी है कि इसका बेटा कौन है? तूने उससे रिश्वत ले ली। उस बूढ़े मैनेजर के चेहरे पर डर सा दिख रहा था। कौन है? उस मोटे मैनेजर को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये उसी का पिता है जो कल डायरेक्ट डिसाइपल बना है। ये सुनकर उस मोटे मैनेजर के होश उड़ गए। वो क्या सोच रहा था? उसने सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच में मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल के पिता से रिश्वत ले ली। उस वक्त उसे अपने पास रखे वो पैसे बहुत भारी लगने लगे। वो जल्दी से हुओफू के पास गया और वो पैसे भी उसे वापस कर दिए। अरे हुओ साहब, बहुत बहुत मुबारक। वो मोटा मैनेजर बहुत ही झूठी सी मुस्कान के साथ होफू को मुबारकबाद दे रहा था, पर अंदर ही अंदर वो डर से पसीने पसीने हो रहा था। होफू अब और भी ज्यादा घबरा गया था। ये दोनों मैनेजर जो पहले उसे घास भी नहीं डालते थे, आज उसके सामने इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे थे? ये तो बहुत ही अजीब बात थी। पर जल्दी ही उस बूढ़े मैनेजर ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसका बेटा अहोंग अब गॉड ऑफ स्पीयर मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया है। डायरेक्ट डिसाइपल, ये लाज सुनकर होफू सुन रह गया। कल रात उसे लगा था कि अहोंग फिर से कोई कहानी सुना रहा है, इसलिए उसने भी उसके नाटक में उसका साथ दिया था। पर ये तो सच था। मेरा बेटा एक जीनियस है, मेरा बेटा एक जीनियस है। होफू की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रोते हुए देखे। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उसे बहुत वोशी हो रही थी। ये सब सोचकर उसकी आवाज भर्राने लगी। अरे हो साहब, ये पैसे तो आपको रखने ही धरेंगे। हम दोनों तो इतने पुराने दोस्त हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो मोटा मैनेजर बहुत ही वोशी से बोल रहा था। उसने अपनी जेब से 2 सिल्वर कॉइन्स और निकाले और जबरदस्ती वोफू के हाथ में रख दिए। मैंने सुना है कि आपने अपना पुराना घर बेच दिया है। किसे बेचा है? मैं उद जाकर वो घर वापस ले आऊंगा और उसे थोड़ा ठीक भी करवा दूंगा। इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये तो बस मेरी तरह से एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए। आज से हम दोनों भाई भाई हैं। अगर कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। शाम को जब हो योहोंग अपने हाथ में पॉक रिब्स लेकर अपने पुराने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता पहले ही घर आ चुके हैं। और सिर्फ जितना ही नहीं, उस पुराने और कीरों से भरे घर में आज बहुत रौन थी। गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल के वो दोनों मैनेजर उसके पिता के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ मजदूर दीवार की दरारें भर रहे थे और घर की सदाई कर रहे थे। अरे हो डायरेक्ट डिसाइपल आ गए। हो युआनहोंग को देखते ही वो मोटा मैनेजर वशी से उछल धरा। मैनेजर हो युआनहोंग ने सिर हिला के उन्हें प्रणाम किया। वो बूढ़ा मैनेजर भी हंसता हुआ खड़ा हो गया। उसने हो युआनहोंग की बहुत तारीफ की और फिर चुपके से उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। हो युआनहोंग ने भी वो पैसे चुपचाप रख लिए। थोड़ी देर और बातें करने के बाद वो मोटा मैनेजर हंसते हुए बोला, हो डायरेक्ट डिसाइपल का डायरेक्ट डिसाइपल बनना बहुत ही वोशी की बात है। क्या आप हमारे साथ गिशांग रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेंगे? हो युआनहोंग को उन दोनों की मंशा समझ आ गई थी। वो उसे बश करना चाहते थे। अगर हो युआनहोंग को आगे जाकर स्कूल का कोई काम संभालना दड़ा तो वो शायद उन दोनों को अपने साथ मिला ले। पर हो युआनहोंग का मकसद तो अपने मास्टर की तरह ह्वाजिंग लेवल तक पहुंचना था। उसके पास इन सब रालतू कामों के लिए वक्त नहीं था। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा था कि इन दोनों मैनेजर के सामने उसके पिता बहुत डरे हुए थे। उनके हाथ में जो चाय का कप था वो भी कांप रहा था। इन दोनों के थोड़े से यादे के लिए वो अपने पिता को क्यों परेशान करे? इसलिए हो युआनहोंग ने कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे मास्टर ने मुझे जो काम दिया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो डायरेक्ट डिसाइपल, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हमारी चाय खत्म हो गई है, हम चलते हैं। अगली बार आपको जरूर गिशांग रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। उन दोनों के चेहरों की मुस्कान थोड़ी जीकी बढ़ गई। पर जब उन्होंने हो युआनहोंग के अंदर वो स्पीयर जैसी ताक देखी तो वो फिर से मुस्कुराने लगे और आदर के साथ प्रणाम करके वहां से चले गए। उन दोनों मैनेजर और मजदूरों के जाने के बाद होफू, जो कब से इंतजार कर रहा था, वो जल्दी से हो युआनहोंग के पास आया। होंग, क्या ये सच है कि मास्टर ली शुशिंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है? सच में? हाँ पिताजी, बिल्कुल सच है, हो युआनहोंग ने हंसते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि कल रात उसके पिता ने भी सिर नाटक किया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर हो फूशी से झूम उठा। उसके चेहरे की वो झुर्रियां भी वूशी से खिल उठी थी। वो एक बच्चे की तरह मुश हो रहा था। सूरज ढल रहा था और घर में अब कोई बाहरी इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्व वाली मुस्कान थी। पिछले कई सालों के दुखों का बोझ आज जैसे उसके कंधों से उतर गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में वापस चला गया हो। अपने पिता की ये खुशी देखकर हो युआनहोंग को लगा कि उसकी इन कुछ दिनों की मेहनत सफल हो गई। आखिरकार उसने ऐसा कुछ कर दिखाया जिससे उसके पिता सिर उठाकर जी सके। पर इतना ही कारी नहीं है। हो युआनहोंग ने अपना स्पीयर उठाया और एक कॉकरोच को बहुत ही आसानी से मार गिराया। मुझे अपने पिता के लिए एक ऐसा घर लेना है जहां ये कॉकरोच ना हो। मुझे अमीर लोगों के इलाके में एक बड़ा और साफ घर लेना है। रात का खाना खाने के बाद
हो युआनहोंग फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग गया। पिछले कई सालों का उसका जो डर था वो आज खत्म हो गया था। आज रात जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक नया और बड़ा घर लेने की धूम सवार थी, इसलिए वो अपनी सारी थकान भूलकर बस प्रैक्टिस कर रहा था। एक के बाद एक बार वो अपनी मिंजिंग लेवल की ताकत को बढ़ा रहा था। बाजीकान मिंजिंग प्रोग्रेस 362/600। जब ये लेवल आया तब जाकर उसने अपना स्पीयर रखा। अब मैं माइनर सक्सेस लेवल के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं। अगर मैं सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करूंगा तो कल दोपहर तक मैं मेजर सक्सेस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। जिनमेन के उस बड़े कंपटीशन में अभी 25 दिन बारी है और हमारे स्कूल के कंपटीशन में अभी सिर्फ 2 दिन बारी है। हर दिन ताकतवर होने का जो एहसास था उसे हो युआनहोंग बहुत पसंद कर रहा था। वो रात को सोते वक्त भी अपना स्पीयर अपने पास ही रखता था। उसे लगता था कि शायद वो सपनों में भी प्रैक्टिस कर सके। अगले दिन दोपहर का खाना खाने से पहले सूस 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 कई आवाजें एक साथ आईं और उन 7 कागजों में एक बहुत ही साफ और गोल छेद बन गया। 7 कागजों के आर पार और एक भी कागज नहीं फटा। मेजर सक्सेस हो युआनहोंग ने अपने पैनल पर देखा। बाजीक्वान मिंजिंग प्रोग्रेस 620/600। हो युआनहोंग का दिल लूशी और गर्व से भर गया। पता नहीं अब मेरी वो हार्ट पियर्सिंग एल्बो टेक्निक कितनी तदवर हो गई है। ये याल उसके दिमाग में आते ही वो खुद को रोक नहीं पाया। वो जल्दी से उस पुराने पेड़ के पास गया जहां उसकी पहली मुलाकात ली शुक्सिंग से हुई थी। उसने अपना पैर पटका, कमर घुमाई और अपनी कोहनी से एक जोरदार वार किया। बाम उस पेड़ पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन गया। ये गड्ढा पिछले गड्ढे जैसा आधा इंच गहरा नहीं था, बल्कि ये आधा मुट्ठी जितना गहरा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो इतनी जल्दी इतना तदवर कैसे हो गया। उस गड्ढे को देखकर हो युआनहोंग को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। 13 ग्रेट प्रोटेक्टर्स, इनविंसिबल एक्सपर्ट्स। ये हो युआनहोंग मिंजिंग लेवल पर पहुंच गया और वो उस महान गॉड ऑफ स्पीयर ली शुशिंग का डिसाइपल बन गया। अमीर लोगों के इलाके में बने एक सुंदर से घर में वू शाओसिया की आंखें हैरानी से फटी हुई थी। गॉड ऑफ स्पीयर ली शुशिंग, ये नाम तो एक लेजेंड था। अगर कोई उसका सीक्रेट डिसाइपल भी बन जाए तो भी वो अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता है। और जियांग तिंग से अलग वू शाओसिया को जिनमेन के मार्शल आर्ट्स स्कूल्स के रूल्स बहुत अच्छे से पता थे। गरीब घर के लबरों को 3 साल तक नौकरों की तरह काम करना पड़ता है और जब वो ऑफिशियल डिसाइपल बनते हैं तभी उन्हें कुछ सिखाया जाता है। इसका मतलब हो युआनहोंग ने कुछ ही दिनों पहले असली प्रैक्टिस शुरू की होगी। अगर मैं होफू के उस झूठी कहानी को सच भी मान लूं कि हो युआनहोंग 2 महीने पहले ऑफिशियल डिसाइपल बना था और तभी से ली शुशिंग उसे चुपके से सिखा रहा है, तो भी सिर्फ 2 महीनों में मिंजिंग लेवल पार करना, वो भी ली शुशिंग जैसे महान मास्टर के सिखाने पर, ये तो सच में एक जीनियस है। इस टैलेंट के साथ वो अगले 6 महीनों में मिंजिंग लेवल को पूरी तरह से पार कर लेगा और अगले 3 to 5 सालों में वो अंजिंग लेवल तक पहुंच जाएगा और शायद भविष्य में वो हुआजिंग लेवल तक भी पहुंच जाए। पर अजोस वू शाओसिया ने एक गहरी सांस ली। अजोस की अब उसके पास बड़ा होने का वक्त नहीं है। 24 दिन बाद जो जिनमेन का बड़ा कंपटीशन होने वाला है, अगर उसमें कोई गरीब घर का लगातार 3 मैचेस नहीं जीतता तो फिर कोई भी गरीब लगा खुलेआम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अगर ली शुशिंग कुछ सेटिंग भी कर ले तो भी लगातार 3 मैचेस जीतने के लिए हो युआनहोंग को कम से कम मिंजिंग लेवल के आखिरी हिस्से तक पहुंचना होगा, तभी उसके जीतने के थोड़े चांसेस होंगे। पर अब वक्त नहीं बचा है। वू शाओसिया ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। अगर हो युआनहोंग को 1 साल या सिर्फ 6 महीने और मिल जाते तो शायद उसका भविष्य कुछ और ही होता। पर अफसोस वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर वो सबके सामने आकर प्रैक्टिस नहीं करेगा और अलग अलग स्कूल्स के डिसाइपल से लड़कर अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगा तो शायद वो आंजिंग लेवल पर ही अटक जाएगा और कभी हुआजिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। और मुझे जो खबरें मिल रही है, ली शुशिंग ने उसे चुपके से अपना डिसाइपल बनाया है। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई है। इसका मतलब ली शुशिंग नहीं चाहता कि हो युआनहोंग सबके सामने आए। वो शायद उसे एक सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो स्कूल के उन मामलों को सुलझा सके। अपने संपर्कों से मिली जानकारी के आधार पर वू शाओसिया ने हो युआनहोंग के भविष्य के बारे में ये अंदाजा लगाया था। उसे यकीन था कि उसका अंदाजा 100% सही है। माँ, अगर हो युआनहोंग का भविष्य सिर्फ आंजिंग लेवल तक ही सीमित है और वो कभी भी स्कूल का मास्टर नहीं बन सकता तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंट्स बार बार क्यों देख रही है? जियांग तिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंजिंग लेवल कमजोर है। वू शाओसिया ने अपनी बेटी की तरह देखा। एंजिंग लेवल का एक्सपर्ट 10,000 में से कोई 1 होता है। 7 गंदम के अंदर एक आंजिंग लेवल एक्सपर्ट किसी बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चूंकि हुआजिंग लेवल के एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी लड़ाइयों में होता है, इसलिए आम दुनिया में आंजिंग लेवल एक्सपर्ट्स ही सबसे बड़े तत्वर माने जाते हैं। हमारी कंपनी बहुत अमीर है और बड़ी कंपनीज में भी हमारा नाम है, पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे पास अपने एंजिंग लेवल एक्सपर्ट्स नहीं है और हम पैसों के दम पर बाहर के एक्सपर्ट्स को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। पर अगर हमारे पास अपना यूथ का एक एंजिंग लेवल एक्सपर्ट हो जो हमेशा हमारे साथ रहे तो हम बाकी एक्सपर्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हमें जिनमेन में किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी।
हमें इस तरह छुप छुप कर नहीं जीना पड़ेगा। माँ, कहीं आप हो युआंग को अपना दामाद तो नहीं बनाना चाहती? जांग तिंग को अब जाकर बात समझ आई। वो हैरानी से अपनी माँ की तरह देखने लगी। हाँ, वू शाओसिया ने साज साजा कह दिया। उसके टैलेंट और ली शुशिंग के सिखाने से वो पक्का आंजिंग लेवल के आरी हिस्से तक पहुंच जाएगा और फिर वो मेरा दायां हाथ बनेगा। और अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ह्वाजिंग लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। भले ही इसके लिए मुझे बाहर से कोई मदद लेनी पड़े या उसे कोई नल्ली ह्वाजिंग एक्सपर्ट तो कहलाएगा ही। पर यू मिंगतांग ज्यादा अच्छा नहीं है। वो तो एक अमीर घराने से है। उस पर पोर डिसाइपल बैन का कोई असर नहीं होगा। उसका टैलेंट भी बहुत अच्छा है और अभी कुछ दिन पहले ही वो हो यू एनहोंग से एक बंदम आगे मिंजिंग लेवल के माइनर सक्सेस लेवल पर पहुंच गया है। वो पक्का आंजिंग लेवल तक पहुंचेगा और उसके ह्वाजिंग लेवल तक पहुंचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, वो मास्टर गो का ऑफिशियल डिसाइपल है। अगर हम यू मिंगतांग को अपने साथ मिला लेते हैं तो हमें दो ह्वाजिंग एक्सपर्ट्स यू मिंगतांग और मास्टर गो का साथ मिल जाएगा। पर हो यू एनहोंग वो तो सबके सामने ये भी नहीं कह सकता कि वो ली शुशिंग का डिसाइपल है। ली शुशिंग भी उसका साथ नहीं देगा। जांग तिंग ने अपनी बात रखी। यू मिंगतांग सही नहीं है। वो शाओसिया ने अपना सिर हिलाया। वो बहुत होशियार है और एक अमीर घराने से है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो हो सकता है कि वो हमारी कंपनी पर ही कब्जा कर ले। पर हो युआहोंग अलग है। वो एक अरीब लड़का है। उसका अपना मास्टर भी उसका साथ नहीं देना चाहता। अगर मैं उसे अपनी कंपनी की सारी ताकत दूं, उसकी मदद करूं और तुम्हारे जैसी होशियार लड़की से उसकी शादी कर दूं, तो वो हमेशा हमारा वफादार रहेगा। वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। वो शाओसिया और जांग तिंग के पिता ने बहुत मेहनत करके ये कंपनी खड़ी की थी। उन्हें पता था कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करना है। अगर हमारे पास एक रादार आंजिंग एक्सपर्ट या फिर ह्वाजिंग एक्सपर्ट हो तो हम भले ही आगे न बच पाएं, पर हम जो हमारे पास है उसे तो बचा ही सकते हैं। और अगर बिस्मत अच्छी रही तो बहुत सारा पैसा अर्ज करके हम शायद उसे ह्वाजिंग लेवल के बीच वाले या आईरी हिस्से तक भी पहुंचा दें। पर फिर वो शाओसिया ने युद्ध को रोक लिया। वो जानती थी कि ये सिर एक सपना है। वो अब इन सपनों पर यकीन करने की उम्र पार कर चुकी थी। तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए उससे शादी करनी पड़ेगी? जांग तिंग अभी भी तैयार नहीं थी। जिनमिन वुमेन्स नॉर्मल स्कूल सिर्फ 3 गर्ल्स स्कूल्स में से एक था। इसमें एडमिशन लेना उतना ही मुश्किल था जितना लोगों का कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। वो उस स्कूल की एक बहुत ही होशियार और मशहूर लगी थी। न जाने कितने अमीर घरों के लगे थी रोज स्कूल के बाहर उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। यहाँ तक कि यू मिंगतांग जैसा जीनियस लड़का जो आगे चलकर ह्वाजिंग एक्सपर्ट बन सकता था, वो भी उसकी बहुत इज्जत करता था। और जहां तक अमीर घरानों की बात है, मेरा घराना जियांग फैमिली भी बहुत अमीर है। हमारी जायदाद भी जिनमेन के सबसे अमीर घराने जुनजे से कम नहीं है। बस हमारी ताकत इस शहर में थोड़ी कम है। इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी मैं एक ऐसे ओरीब लड़के से शादी करूं, मुझे ये मंजूर नहीं है। अफसोस, हमारे जैसे बड़े घरानों के लोगों के पास उद के लिए ज़ैसले लेने का हक कहां होता है। चलो, तुम पहले उससे मिलकर तो देखो। अगर तुम्हें वो सच में पसंद नहीं करूंगी, मैं बस ये चाहती हूं कि तुम बाद में पछताओ नहीं। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वू शाओसिया ने सिर्फ एक आह भरी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, गाड़ी निकालो, मुझे ओल्ड हुओ के घर जाना है। मुझे उससे आहोंग के बारे में बात करनी है। डेट। एक बार फिर से डेट। शाम को जब हो युआनहुंग घर लौटा तो उसके पिता ने उसे ये खबर सुनाई। अहोंग, अब तुम बड़े हो गए हो। देखो, सामने वाले घर में लुओ के बेटे का बच्चा तो अब चलने भी लगा है। हो फू हंसते हुए बोल रहा था। पर हो युआनहुंग ने परेशान होते हुए कहा, उसे इन सब फालतू कामों के लिए वक्त कहाँ था? वो तो रोजाना 18 घंटे प्रैक्टिस करता था। फिर भी उसे लगता था कि वक्त कम है। इन सब लव स्टोरी और डेट्स के चक्कर में वो अपना कीमती वक्त कैसे बर्बाद कर सकता था? उसे तो बस अपने पैनल के प्रोग्रेस को बढ़ते हुए देखना था। पर जब उसने डूबते हुए सूरज की रोशनी में अपने पिता के सफेद बालों को देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता बूढ़े हो गए हैं। वो ताकतवर इंसान नहीं रहे जो उसे वेंजियन मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ने गए थे। बूढ़े लोगों के लिए अपने बच्चों की शादी और पोते पोतियों का मुंह देखने से बढ़कर कुछ नहीं होता। पिछले कई सालों में अपने आसपास के लोगों को दादा बनते देख उसके पिता को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता होगा। पर उन्होंने कभी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हो युआनहुंग परेशान हो। ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा। काफी देर सोचने के बाद हो युआनहुंग मान गया। उसने पोर्क का एक बड़ा टुकड़ा अपने पिता की प्लेट में रख दिया। नहीं नहीं, ये बहुत ऑयली है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू खा अहोंग। हुआफू ने वो टुकड़ा वापस हो युआनहुंग की प्लेट में रख दिया। अरे ये बहुत सारा है, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा और मास्टर ने कहा है कि मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस
करने वालों को रात का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कल तो मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, इसलिए आपको ही इसे एतमा करना पड़ेगा। हो युआन होंग ने एक छोटा सा झूठ बोला। उसे पता था कि उसके पिता बहुत जिद्दी हैं। अगर वो ये सब नहीं बोलता तो उसके पिता वो गोश्त कभी नहीं खाते। भले ही अब उन्हें हर महीने 100 सिल्वर कॉइन्स मिलते थे और वो रोज गोश्त खा सकते थे, पर फिर भी उसके पिता अपने हिस्से का पैसा बचाकर रखना चाहते थे ताकि वो हो योहोंग की शादी में काम आए। अरे बेटा, अगर नहीं खा सकता था तो इतना सारा अरीदा ही क्यों? पैसे बर्बाद कर दिए, ये तो मौत में मिला है, इसके कोई पैसे नहीं लगे। शाम की उस हल्की हल्की रोशनी में हो योहोंग और उसके पिता एक साथ बैठकर वो पोर्क खा रहे थे। उनके मुंह पर तेल लगा हुआ था। हो योहोंग ने गोश्त वाले से आस तौर पर ज्यादा चर्बी वाला गोश्त मांगा था। उस जमाने में चर्बी वाला गोश्त फैटी मीट बिना चर्बी वाले गोश्त लीन मीट से ज्यादा महंगा होता था और उसके पिता को चर्बी वाला गोश्त ही सबसे ज्यादा पसंद था। आज रात उसके पिता बहुत वश लग रहे थे। वो बहुत बातें कर रहे थे, अपनी जवानी के दिनों की कहानियां सुना रहे थे और हो युआनहोंग बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। वो दिन अब हमेशा के लिए चले गए थे जब वो चुपचाप बैठकर वो सस्ते केकरे खाया करते थे। अगली सुबह हो युआनहोंग ने अपनी प्रैक्टिस से छुट्टी ली और शहर के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरह चल दिया। वो डेट उसी इलाके के एक तय हाउस में थी। भले ही उस तय हाउस में ज्यादा लोग नहीं आते थे, पर कहा जाता था कि उसका मालिक पहले अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा डॉन था और जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने वो त्या हाउस खोल लिया। जब हो याहुंग वहां पहुंचा तो जांग तिंग पहले से ही वहां थी। अभी उन्होंने ठीक से बात शुरू भी नहीं की थी कि त्या हाउस के कमरे के बाहर से एक आवाज आई, टिंग टिंग दीदी आप यहाँ हैं। हो युहोंग ने मुड़कर देखा, ते हाउस के उस कमरे का दरवाजा अभी पूरा बंद नहीं हुआ था और बाहर एक बहुत ही सुंदर और जवान लकड़ी खैरी थी। उसने हल्के नीले रंग का टॉप और काले रंग की प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके टॉप के कॉलर पर जिनमिन विमेंस नॉर्मल स्कूल का लोगो बना हुआ था। जाहिर है वो जांग तिंग की कोई दोस्त थी। उस लगी के साथ एक 20 साल का लड़का भी था। टिंग टिंग दीदी, आपने तो कहा था कि आपको दोपहर में कुछ काम है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कौन है? नीले कपड़ों वाली वो लगरी शायद जांग तिंग की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो बिना पूछे कमरे के अंदर आ गई और जांग तिंग के पास बैठ गई। उसके साथ जो लगा था वो हो याहुंग को बहुत ही गौर से देख रहा था और चुप था। ये मेरे पुराने पड़ोसी हैं, ये जिनमिन वापस आए थे तो मैं बस इनसे मिलने आ गई। जांग तिंग को उन दोनों का वहां आना कुछ अजीब लग रहा था। वो जल्दी से अपनी जगह से खैरी हो गई और उसने ऐसे दिखाया जैसे वो हो याहुंग को ठीक से जानती भी नहीं। मिंगटंग भाई, मिंगफांग, आप लोग यहाँ कैसे? ये दोनों मास्टर गो बगवासहंग मास्टर के डिसाइपल यू मिंगटंग और उसकी बहन यू मिंगफंग थे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा मिलने, यू मिंगतांग ने कहा। अच्छा, जांग तिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने जानबूझकर ये खाली ते हाउस चुना था ताकि किसी को पता न चले कि वो हो युआनहोंग के साथ डेट पर है। पर यू मिंगतांग मास्टर गो का सबसे अच्छा डिसाइपल था। उसकी बागवाजांग इतनी अच्छी थी, जांग तिंग भी उसकी इज्जत करती थी। भले ही जांग तिंग को लग रहा था कि वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, पर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी और उनके लिए चाय बनाई। कोई बात नहीं तिंग तिंग, तुम बैठो, हमने अपने लिए चाय मंगवा ली है। यू मिंगतांग और उसकी बहन उन दोनों के पास बैठ गए और जांग तिंग से बातें करने लगे। वो विदेश में अपनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे और फिर वो बागवाजंग प्रैक्टिस करने की मुश्किलों के बारे में बातें करने लगे। बातों बातों में यू मिंगतांग ने अपनी बागवाजंग की ताकत भी दिखाई। भाम, उसने अपनी मिंजिंग लेवल की ताज से पास रखे एक लकड़ी के सजावटी खंबे पर वार किया और उस मजबूत लकड़ी पर उसके हाथ का आधा इंच गहरा निशान छप गया। जांग तिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो लकड़ी का खंबा है और इस पर अपने हाथ से इतना गहरा निशान बनाना, ये इंसान है या कोई मशीन? इसके बाद यू मिंगतांग उन दोनों लगरियों को ये बताने लगा कि बागवाजांग सीखना कितना मुश्किल है। आम लोगों को अपनी ताकत को इस लेवल तक लाने में 10 साल या 8 साल लग जाते हैं। वो दोनों लड़कियां बहुत ध्यान से सुन रही थी, जैसे वो खुद भी उस मुश्किल को महसूस कर रही हो। पर हो याहुंग को उनकी ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर उसने तो मिंजिंग लेवल का बेसिक सिर्फ 2 दिनों में ही मेजर सक्सेस तक पहुंचा दिया था। उसे तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। तो फिर वो दोनों लड़कियां किस बात पर इतनी हैरान हो रही थी? उस लकड़ी के खंबे पर बने आधे इंच गहरे निशान पर। वो तो अब बहुत आराम से उस खंबे में अपनी आधी मुट्ठी के बराबर गहरा गड्ढा कर सकता था। भाई, तो आपको इस लेवल तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 2 महीने, यू मिंगतांग ने बड़े आराम से कहा। वो दोनों लगियां एक बार फिर से हैरानी से चिल्लाईं। वाओ, यू मिंगतांग भाई तो सच में एक जीनियस है। जिस काम में आम लोगों को 10 to 8 साल लग जाते हैं, वो आपने सिर्फ 2 महीने में कर लिया।
यू मिंग तांग ने देखा कि वो युएन होंग चुपचाप बैठा है तो वो हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ा। दोस्त, तुम्हें क्या लगता है? मुझे हो युएन होंग थोड़ी देर चुप रहा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि जियांग तिंग ने बात काट दी। अरे ये बहुत होशियार हैं, बस इन्हें बात करना पसंद नहीं है। मिंगतांग भाई, आप बुरा मत मानना। जियांग तिंग ने जल्दी से बात संभाली। वो नहीं चाहती थी कि वो याओ होंग कुछ ऐसा बोले जिससे यू मिंगतांग को बुरा लगे और उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो। यू मिंगतांग ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस जियांग तिंग से बातें करने लगा। हो यूहांग को उन लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में एक चॉपस्टिक ली और उसे स्पीयर की तरह इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचने लगा। पिछले कुछ दिनों से वो बस प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अपनी टेक्निक्स को ध्यान से समझने का वक्त ही नहीं मिला था। अब जब उसके पास वक्त था तो वो अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में गहराई से सोच रहा था, उसे अपनी हार्ट पियर्सिंग एल्बो टेक्निक और भी अच्छे से समझ आ रही थी। वो अब सिर्फ टेक्निक को इस्तेमाल करना नहीं जानता था, बल्कि वो ये भी समझ रहा था कि वो टेक्निक काम कैसे करती है। बाजिकान मिंजिंग प्रोग्रेस 505/600 उसके पैनल पर एक नया प्रोग्रेस दिख रहा था। ये तो कमाल है। यहां आने से पहले उसका प्रोग्रेस 490/600 था और अब सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचकर उसका प्रोग्रेस 15 पॉइंट्स और बढ़ गया था। अब वो मिंजिंग लेवल के आयरी हिस्से के बहुत करीब था। इसका मतलब मेरा ये मार्शल आर्ट्स गॉड असेंशन फेट सिर्फ मेरी प्रैक्टिस की स्पीड को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये मेरी समझ को भी तेज करता है। अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता रहूं तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, पर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में गहराई से सोचूं और नई चीजें सीखूं तो मेरी प्रोग्रेस 365 गुना ज्यादा तेज होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो योहोंग अपनी प्रोग्रेस से इतना बूस्ट था कि वो उस डेट को बिल्कुल भूल गया। उसने अपनी जेब से वो मिंजिंग लेवल की दवाई निकाली, उसे चाय के साथ खाया और फिर से अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचने लगा। वो अपने हाथ में पकड़े उस चॉपस्टिक को बहुत ही तेजी से हिला रहा था और अपनी स्पीयर टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था। और जियांग तिंग को लग रहा था कि हो याहोंग यू मिंगतांग की तात और उसके टैलेंट से डर गया है, इसलिए वो चुप बैठा है। उसे लगा कि हो याहोंग में तो हिम्मत ही नहीं है। वो हो याहोंग से बहुत निराश हो गई थी। उसने हो याहोंग की तरफ देखना बंद कर दिया और बस यू मिंगतांग और उसकी बहन से बातें करने लगी। वो जानबूझकर हो याहोंग से दूर बैठी थी ताकि सबको लगे कि वो उसे नहीं जानती। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि नीचे से एक बहुत तेज आवाज आई। बाम! पहले किसी चीज के टूटने की आवाज आई और फिर नीचे से किसी चीज के टूटने की आवाज आई और फिर मेजों के पलटने का शोर मच गया। कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद शोर सा सुनाई दे रहा था। ओए मालिक, ये क्या बदतमीजी है? यू मिंगतांग ने चिल्लाकर चाय खाने के मालिक को बुलाया। मां कीजिएगा हुजूर, बस एक छोटी सी मुसीबत है, आप बिकर रहिए, मैं अभी इसे सुलझा देता हूँ। मालिक को शायद यू परिवार के रुतबे का अंदाजा था, इसलिए वो हाथ जोड़कर माई मांगने लगा। अगले ही पल 6-7 हट्टे कट्टे आदमी लाठियां लेकर नीचे की तरफ दौड़े। चाय खाने का मालिक भले ही अब शरीर बन गया था, पर अपनी जगह की हिफाजत के लिए उसने अभी भी कुछ खूंखार बाउंसर पाल रखे थे। थोड़े से लोग थे, पर सदक छाप गुंडों और शराबियों को सबक सिखाने के लिए कारी थे। मालिक को मामला सुलझाने के लिए जाते देख यू मिंगतांग और जियांग तिंग फिर से हंसी मजाक करने लगे। कक धड़ाम! पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। नीचे का शोर शांत होने के बजाय और भी बढ़ गया। चीखने, चिल्लाने और दर्द से कराहने की आवाजें सा आने लगी। अब क्या हुआ? यू मिंगतांग ने फिर से मालिक को आवाज दी। इस बार वो चीढ़ा हुआ था। बहुत बहुत मारी हुजूर, ये होंगी क्लब के लोग दंगा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मालिक का चेहरा उतरा हुआ था और वो खुद मामला संभालने नीचे गया। नीचे एक पल के लिए शांति हुई, पर फिर से तोड़फोड़ शुरू हो गई और शोर अब सीढ़ियों से होता हुआ दूसरी मंजिल की तरह आने लगा। मिनफंग, क्या हमें पीछे के दरवाजे से निकल जाना चाहिए? जियांग तिंग अब सच में घबरा रही थी। अरे तिंग तिंग दीदी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरे भाई जैसे महान एक्सपर्ट के होते हुए उस होंगी क्लब के गुंडों से डरने की क्या जरूरत है? यू मिंगफंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बात तो सही थी। जियांग तिंग को भी यू मिंगतांग की वो बागवाजांग की तात आई तो उसकी जान में जान आई। आखिर वो होंगी क्लब वाले महज सदक छाप बुंडे ही तो होंगे। एक मिंजिंग एक्सपर्ट के सामने उनकी क्या बिसात। मैं नीचे जाकर देखता हूँ, तुम लोग चाय पियो, मैं अभी आता हूँ। जियांग तिंग को भरोसा दिलाने के लिए यू मिंगतांग खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलकर शान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरे भाई के जाते ही देखना सब एकदम शांत हो जाएगा। यू मिंगफैंग ने तालियां बजाते हुए कहा। मिंगतांग भाई की बागवाजांग आयर उन्हें मास्टर गो ने सिखाया है। इन गुंडों को तो वो चुटकियों में धूल चटा देंगे। जियांग तिंग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटकर गिरा और एक खून से लथपथ साया कमरे के अंदर आकर गिरा। वो कोई और नहीं बल्कि बागवाजांग का वारिस यू मिंगतांग था। उसकी हालत ऐसी थी कि पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। भाई, यू मिंगफांग चीखता दी। जियांग तिंग तो जैसे पत्थर बन गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले जो शख्स लकड़ी के खंबे पर हाथ का निशान बना रहा था, वो इतनी बुरी तरह हार कर बेहोश पड़ा था।
इस मामूली से चाय खाने में इतना खतरनाक शिकारी कहां से आ गया। मेज पर रखी चाय अभी भी गर्म थी, पर अब उसे पीने वाला कोई नहीं था। यू मिंगफंग और जियांग तिंग की नजरें अब दरवाजे पर टिकी थी, जहां एक विशाल साया खड़ा था। वो किसी जंगली भालू जैसा लंबा चौड़ा आदमी था, जो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। चाय खाने का मालिक उसके हाथ में किसी खिलौने की तरह लटका हुआ था, लहू लुहान और बेसुध। उस आदमी का भारी जिस्म, चौड़ा ढांचा और उसकी हथेलियों पर पड़े वो सख्त निशान बता रहे थे कि वो मार्शल आर्ट्स का कोई खतरनाक खिलाड़ी है। उसके अंदर से निकल रही वो हिंसक और खूंखार दहशत इतनी ज्यादा थी कि दोनों लड़ियों को लगा जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। वो बस फटी आंखों से उस भालू जैसे आदमी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। उसकी परछाई ने उन दोनों को पूरी तरह ढक लिया था। सब खत्म। जियांग तिंग, जो खुद को बहुत होशियार और बहादुर समझती थी, जिसने अपनी माँ के साथ कई बड़े बड़े लोग देखे थे, उसे लगा था कि वो अपनी बातों से किसी भी मुसीबत को टाल लेगी। पर आज पहले यू मिंगतांग का ये हाल और फिर सामने खड़ी ये साक्षात मौत, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस उस दरिंदे को अपने करीब आते देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिर उस आदमी के भारी कदमों की आवाज के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि अब मौत तय है कि तभी तुमने मेरी सोच की लय तोड़ दी, जब जियांग तिंग पूरी तरह हार मान चुकी थी।